जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है, ध्यान दीजिएगा। जितने लोगों ने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की हुई है उनके लिए बहुत स्पेशल क्लास है। जो हमारा पहला टेस्ट हुआ है, आज हम लोग उस पहले टेस्ट का यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। 3 क्लास के अंतर्गत मैं पूरा डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा, ठीक है। हर क्लास में मेरा प्रयास ये रहेगा कि 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाए, तो 150 क्वेश्चन आप लोगों के 3 क्लास में यहाँ पर डिस्कस होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किन टॉपिक्स के हम लोग को नोट्स बनाने हैं, नोट्स किस प्रकार से बनाना है, इस बात को भी डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ जब पूरा सेशन यहाँ पर आप लोगों का समाप्त हो रहा होगा, मतलब 3 क्लास के बाद, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस पूरे टेस्ट पेपर में आपको कितने मार्क्स यहाँ पर लेकर के आने चाहिए थे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, मैंने आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर को यहाँ पर ओपन कर लिया है। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, यूपीएसटीसी की बात कर रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का पॉलिटिकल मेंबर यहां पर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा यह है कि कौन इसका मेंबर नहीं है। तो जहां पर भी निगेटिव टर्म है, सबसे पहले क्या करना है, उसको सर्किल करना है और फिर हम लोग को आंसर पर जाना है, ठीक है। अब देखो भाई, यूपीएसटीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, जो यूपी योजना आयोग थी, यूपी प्लानिंग कमीशन जो थी, उसकी जगह पर हमने यूपीएसटीसी की स्थापना किया है, उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। इसमें जो इसके अध्यक्ष होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके मुख्यमंत्री जी, सीएम जी जो होते हैं वो इसके यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। कई सारे यहाँ पर पॉलिटिकल मेंबर भी शामिल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो आपके हेल्थ मिनिस्टर है वो शामिल होते हैं, पंचायती राज मिनिस्टर यहाँ पर शामिल होते हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यहाँ पर शामिल होते हैं, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर यहाँ पर शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। जो शिक्षा मंत्री है वो यहाँ पर शामिल नहीं है, तो इस बात को आप लोग मार्क कर लेना यहाँ पर कि शिक्षा मंत्री इसके मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका नोट्स बनाओगे तो कैसे नोट्स बनाओगे, सिंपल से ऐसे नोट्स बनाओगे। पहला पॉइंट लिखोगे यूपीएसटीसी उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन स्थापना वर्ष 2022 में किया गया है, ठीक है। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं यहाँ पर लिख लो आप लोग ऐसे, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, बस एक एक लाइन एक एक पॉइंट लिखना है, अध्यक्ष जो होते हैं वो सीएम जी होते हैं। और आप सारे मंत्रियों का नाम यहाँ पर मत लिखो, बस आप यहाँ पर ये लिख लो कि जो शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, वो इसमें शामिल नहीं है। आपका एक एक सिंपल से लाइन में पहले क्वेश्चन का यहाँ पर क्या हो गया, नोट्स तैयार हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को फॉलो करना है अपने इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के विद्रोह आप लोगों को दिए गए हैं और कह रहा है कि इन विद्रोहों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है भाई। देखो आयोग का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, कई सारी घटनाएं दे दी जाएंगी, उनको आप लोगों को कालानुक्रम में लगाना रहता है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कुछ उन विद्रोहों को पढ़ते हैं जिसके बारे में हम लोग को पहले से पता है, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है कि अहोम विद्रोह के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा, ठीक है। हो सकता हो कि आपने बेदनूर विद्रोह का नाम ना सुना हो, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि अहोम विद्रोह क्या है आप सब जानते होंगे, ठीक है। क्या है विद्रोह भाई, असम में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, असम में, ठीक है, 1828 के ड्यूरेशन में, 1828 के ड्यूरेशन में गोधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह किया गया था, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गया, कब हुआ था, 1828 ईस्वी में हुआ था, कहां पर हुआ था, असम में हुआ था। और इनका नेता कौन था, आपने एक पॉइंट यहां पर और लिख लिया कि गोधर कुंवर जो है, ठीक है, गोधर कुंवर जो है वो इनके क्या थे, यहां पर नेता थे, ठीक है। तो एक लाइन में आप लोगों का अहोम विद्रोह के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर हो गई है, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई, मुझे ये भी पता है कि आपने पाइका विद्रोह के बारे में भी कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा। क्यों पढ़ा होगा मैं बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। दरअसल क्या हुआ, आज से 3-4 साल पहले पाइका विद्रोह के संदर्भ में एक घटना ये हुई थी कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात की रिक्वेस्ट किया कि पाइका विद्रोह को हम भारत के पहला स्वतंत्रता संग्राम यहां पर घोषित करें। दरअसल हाँ, मुझे बताता हूं एग्जैक्टली क्या हुआ। देखो पाइका विद्रोह हुआ कहां पर था, उड़ीसा के खुर्दा में हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था आप लोगों का 1817 ईस्वी में। तो 200 वर्ष पश्चात 2017 में क्या होता है कि उड़ीसा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि चूंकि ये 1857 से बहुत पहले हुआ था, ठीक है, तो हमको 1817 के पाइका विद्रोह को भारत का फर्स्ट जो स्वतंत्रता संग्राम है यहां पर घोषित कर देना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानी तो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। लेकिन पाइका विद्रोह के संदर्भ में पॉइंट ध्यान रखना कि 1817 में यह घटना हुई थी। इनका नेतृत्व किसने किया था, तो यहां कई सारे पाइकाओं का समूह था। पाइका क्या होते थे, उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में जो पैदल सैनिक थे उनको पाइका कहा जाता था, ठीक है।
तो इन पैदल सैनिकों का जो एक नेतृत्व करता था उनका नाम था बक्सी जगबंधु। क्या नाम था? उनका नाम था बक्सी जगबंधु। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर चाहो तो ऐसे ऐड कर सकते हो अपने नोट्स के अंतर्गत, ठीक है, कि बक्सी जगबंधु। तो पाइका विद्रोह 1817 में हुआ, उड़ीसा में हुआ, बक्सी जगबंधु नेतृत्व करता थे। ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अगला देखो भाई, गडकरी विद्रोह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। गडकरी विद्रोह हुआ कहां पर था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। आप नाम से भी सोच सकते हो ना, ठीक है, नितिन गडकरी जी, ठीक है। तो गडकरी विद्रोह कहां पर हुआ? महाराष्ट्र के क्षेत्र में, वो लोग वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो गडकरी विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था, और ये घटना घटी है कब की? ये घटना आप लोगों की 1844 के ड्यूरेशन की, ठीक है। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में, ठीक है, बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में ये आप लोगों का गडकरी विद्रोह यहाँ पर हुआ था, ठीक है। ये गडकरी विद्रोह यहाँ पर आप लोगों का हुआ था। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो भाई, आपने 3 विद्रोह के बारे में एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लिए। अब बचा बेदनूर का विद्रोह। तो बेदनूर के विद्रोह के संदर्भ में आपको एक पॉइंट बताता हूं कि जब मैसूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, 1799 की बात की घटना है, ठीक है। तो उस समय जब मैसूर पर अंग्रेजों ने विजय कर लिया 1799 में, तो वहां पर क्या हुआ कि बेदनूर का विद्रोह किया गया, और इसको हम लोग कहते हैं बेदनूर का धूंडिया का विद्रोह, ठीक है, क्योंकि इसके जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था धूंडियावाद, ठीक है। उनका नाम क्या था? धूंडियावाद। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि ये घटना मैसूर में हुई थी। कब हुई थी आप लोगों की? तो 1799, जब मैसूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। जनरली उसी टाइम पर हर जगह पर विद्रोह किए गए जहां जहां पर उन्होंने कब्जा करते गए, ठीक है। जैसे कि असम का विद्रोह आपने देखा, अहोम विद्रोह, ठीक है। उड़ीसा में आपने देखा कि पाइका विद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाइकाओं की शक्ति उनसे छीन ली गई है, उनसे उनका अधिकार छीन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो विद्रोह कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सेम कंडीशन है, तो हर जगह उसी प्रकार से कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो मैसूर में जो विद्रोह हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? उनका नाम था धूंडियावाद, ठीक है, धूंडियावाद, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो देखो भाई, हमने क्या किया, हमने ये एक सिंपल से एक पूरे पॉइंट में हमने इस पूरी घटनाक्रम को यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। अब इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा पाना बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। आप इसको बहुत इजीली अरेंज कर सकते हो कि भाई देखो, सबसे पहले यहाँ पर कौन सी घटना घटी है? तो बेदनूर का विद्रोह घटा है। पहला जो होगा सबसे पहले होगा। अब देखो, पहला सबसे पहले केवल एक विकल्प में ही है, ठीक है। पहला जो है वो सबसे पहले केवल एक विकल्प है, तो इसका आंसर बहुत ही इजीली यहाँ पे निकल कर आ जाता है कि बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। बाकी भी एक बार आप देख लो कि बेदनूर के बाद पाइका विद्रोह 1817 में, उसके बाद अहोम विद्रोह, और फिर गडकरी विद्रोह। तो ये अरेंजमेंट आप लोगों को यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। क्लियर हो भाई? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 फिक्स द मैरिज एज फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। जो बाल विवाह अधिनियम 1929 था, ठीक है, उसने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की आयु क्या तय की है, इस पर प्रश्न पूछा गया। देखो, अगर मैं पूरे भारत में, ठीक है, विवाह की आयु का जो क्रम रहा है, कैसे कैसे बनाया गया, उसका अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको डिस्कस करूं तो समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छी बात डिस्कस करने जा रहा हूं। भारत में क्या होता है कि सबसे पहले एक एक्ट आता है, इसका नाम था नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट आता है। ये अधिनियम जो था आप लोगों का, ये आता है 1872 ईस्वी। इसमें समस्या ये थी कि यहां पर ये जो अधिनियम था, ये अधिनियम तब लागू होता था जब विवाह के पक्षकारों में कम से कम एक मेंबर ईसाई परिवार से हो, ठीक है। कम से कम एक व्यक्ति क्या हो? ईसाई हो, तभी ये नेटिव मैरिज एक्ट यहाँ पर लागू होता था, ठीक है। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आता है। यहाँ पर एक शर्त रखी जाती है कि लड़की की जो शादी की उम्र होगी वो क्या होगी? वो 14 वर्ष से यहाँ पर ज्यादा होगी। ये एक शर्त यहाँ पर रखी गई। तो भारत में सबसे पहले जो चाइल्ड मैरिज के लिए अधिनियम बनाया गया वो नेटिव मैरिज एक्ट था 1872 का, लेकिन इसमें एक शर्त ये थी कि इसमें कम से कम एक पक्षकार, कम से कम एक पार्टी ईसाई परिवार की यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अब समझो भाई, इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात उत्पन्न होते हैं बहुत सारे विवाद। सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक केस होता है वो होता है भीकाजी वर्सेस रुक्माबाई राउत का मुकदमा। आपने इस केस के बारे में पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान समझिएगा। जो रुक्माबाई रावत थी, उनको हम लोग भारत का पहला महिला डॉक्टर भी मानते हैं, ठीक है। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? रुक्माबाई राउत। और रुक्माबाई राउत की जो विवाह है, ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में दादाजी भीका जी के साथ संपन्न करा दिया गया। केवल 11 वर्ष की जब थी तभी उनकी शादी वहां पर तय कर दी गई दादाजी भीका जी के साथ। लेकिन शादी के पश्चात इन्होंने क्या कहा कि मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। जब इन्होंने ससुराल न जाने का फैसला लिया, तब क्या होता है, दादा जीविका जी का जो परिवार रहता है वो इनके ऊपर एक केस दर्ज कराता है कोर्ट के अंतर्गत कि भाई शादी मेरी हो चुकी है और मेरी पत्नी मेरे यहाँ पर नहीं रह रही है। तो ये केस फिर शुरुआत होता है। देखो, अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ यहाँ पर सुधार तो हमारे यहाँ पर किए ही है। उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों ने जब कोर्ट में फैसला सुनाया गया तो 1885 में एक फैसला ये आता है कि ठीक है, रुक्माबाई यहाँ पर क्या करेंगी, रुक्माबाई के पक्ष में उन्होंने निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस शादी को हम लोग नल एंड वाइड यहाँ पर घोषित करते हैं। लेकिन जैसे 1885 में फैसला आता है तो बहुत सारे लोगों के द्वारा इस बात का विरोध किया जाता है कि अंग्रेज सरकार यहाँ पर क्या कर रही है,
हिंदू रीति रिवाजों में, हिंदू परंपराओं में इंटरफेयर कर रही है। तो इसको लेकर के फिर विवाद उत्पन्न होता है, बहुत बड़ी मात्रा में फिर विवाद होता है, फिर एक कोर्ट केस चलता है और कोर्ट केस में फिर ये कहा जाता है कि नहीं नहीं भाई, अब दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि या तो रुक्माबाई राउत जो है वो 6 महीने की जेल की सजा काटे, या तो वो अपने पति के घर चली जाए। ठीक है, तो रुक्माबाई राउत यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं, मैं जेल की सजा लेना पसंद करूंगी, और वो जेल जाने को तैयार हो जाती है। इसी में इंटरफेरेंस होता है यहाँ पर आप लोगों का क्वीन एलिजाबेथ का। ठीक है, दरअसल रुक्माबाई राउत एक लेटर लिख करके महारानी से एक निवेदन करती हैं कि आप यहाँ पर कुछ करिए, तो वो फिर इंटरफेयर करते हैं और वो यहाँ पर कहती है एक डिक्री जारी करके कि नहीं भाई, इस शादी को यहाँ पर कैंसिल किया जाता है और उसको नल और वाइड यहाँ पर हम लोग घोषित करते हैं। तो रुक्माबाई राउत का ये जो पूरा केस है चाइल्ड मैरिज एक्ट के इस पूरे प्रोविजन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसी के पश्चात क्या होता है, इसी के पश्चात यहाँ पर आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सुधार फिर से किया जाता है, और वो सुधार आप लोग का यहाँ पर ये था बीएम मालाबारी के नेतृत्व में। बीएम मालाबारी के नेतृत्व में क्या होता है, उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में एक और एक्ट यहां पर आता है, उसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये आता है आप लोगों का 1891 में। ठीक है, तो 1872 के लगभग 20 वर्षों पश्चात 1891 में, और इसी ड्यूरेशन में आप लोगों का रुक्माबाई राउत का केस हुआ 1885 में। ठीक है, तो ये पूरे क्रम को याद करना। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये बात को सुनिश्चित करता है कि लड़की की शादी की उम्र जो होगी वो होगी ग्रेटर देन 12 वर्ष। ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, इस प्रकार से आप लोग कहीं पर चीजें समझाई नहीं जाएंगी। ठीक है, लड़की की शादी की उम्र जो होगी वो होगी 12 वर्ष। नेटिव मैरिज एक्ट में क्या था, 14 वर्ष तय किया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट में क्या है, 12 वर्ष है। बट डिफरेंस यहां पर यह कि नेटिव मैरिज एक्ट केवल और केवल तब लागू था जब एक पक्षकार, एक पार्टी ईसाई परिवार की हो, जबकि एज ऑफ कंसेंट एक्ट हर व्यक्ति पर लागू था। ठीक है, ये बातें समझिएगा। अब मालाबारी जी के इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये बातें तय हो जाती हैं। ठीक है, और रुक्माबाई राव का पूरा केस यहां पर चल जाता है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सुधार होता है, उसको हम लोग कहते हैं शारदा अधिनियम, और जिसके बारे में इस क्वेश्चन में बात किया गया है। ठीक है, हम लोग इतना लंबा चौड़ा कहानी क्यों समझे, क्योंकि मैं आपको एक पूरा क्रोनोलॉजी ऑर्डर समझा रहा था। ठीक है, ध्यान समझना। शारदा अधिनियम जो था, ठीक है, वो आप लोगों का आया क्यों, क्योंकि हरविलास शारदा एक बहुत ही समाज सुधारक थे, हरविलास शारदा। उन्होंने इस बात को नेतृत्व किया कि नहीं भाई, हमको लड़कों और लड़कियों दोनों की शादी को यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शारदा एक्ट आप लोगों का आता है 1929-30 की ड्यूरेशन में। ठीक है, और इस एक्ट के अंतर्गत जो लड़कों की, जो मेल की शादी की उम्र थी वो यहाँ पर 18 वर्ष ज्यादा तय की जाती है, और जो फीमेल मतलब जो लड़कियों की शादी की उम्र थी वो 14 वर्ष यहाँ पर तय की जाती है। ठीक है, इसके पश्चात भारत आजाद होता है। फिर भारत के आजादी के बाद 1978 में हम लोग फिर एक सुधार करते हैं, और 18 वर्ष और 21 वर्ष की जो प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो है उसको वहां पर एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्रम ध्यान रखना। इस पूरे क्रम में रुक्माबाई राउत का केस ध्यान रखना, हरविलास शारदा जो कि 1930 में जिनकी भूमिका थी उनका नाम याद रखना, और मालाबारी जी का नाम ध्यान रखना। इन सारे लोगों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई जो चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 है, इसमें शादी की उम्र यहाँ पर क्या है, तो ये हरविलास शारदा वाले अधिनियम की बात कर रहा है। इसमें लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष यहाँ पर तय किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी विकल्प यहाँ पर इसका आंसर हो गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, कि जो कोई भी प्रतिदिन सच्चे ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान दीजिएगा, जो कोई प्रतिदिन सच्चे ईश्वर की पूजा करता है, ठीक है, वो एवर वर्शिप द ट्रू गॉड डेली मस्ट लर्न टू रिकॉग्नाइज ऑल हिज फेलो कंट्रीमैन एज अ ब्रदर। ठीक है, कि जो भी सच्चे ईश्वर की पूजा करता है वो अपने सभी देशवासियों को भाई के रूप में पहचानेगा। हम लोग स्कूल में जब थे तो क्या एक प्रेयर होती थी सुबह सुबह इस असेंबली के अंतर्गत, ठीक है, शपथ दिलाया जाता था कि सभी लड़के और लड़के हमारी भाई और बहन है। ठीक है, तो भाई तो सब लोग बोल लेते, बहन के मामले में क्या होता था, सब लोग चुप हो जाते थे। ठीक है, करते तो नहीं बदमाशी, लेकिन इस बात की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। केशव चंद्र सेन जी ने, ठीक है, इस बात को कहा था कि हर एक व्यक्ति जो कि सच्चे ईश्वर की पूजा करता है, ठीक है, वर्शिप करता है ट्रू गॉड की, उसको अपने सभी कंट्रीमैन, सभी देशवासियों को भाई के रूप में पहचानना चाहिए। ये केशव चंद्र सेन जी का कथन है। ठीक है, एक बहुत ही यहाँ पर आप लोगों का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रख लो इस पॉइंट को, अच्छा रहेगा याद करना। ठीक है, केशव चंद्र सेन जी का नाम यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 की बात कर रहा है। ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में हुआ था उसकी बात की जा रही है। कह रहा है उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है कि मुसलमानों के लिए, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए हमने क्या किया, एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मंडल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, एक अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत यहाँ पर की गई है 1909 के सुधार के अंतर्गत। ठीक है, सही बात है भाई, आपने पढ़ा भी होगा कि 1909 में क्या हुआ। देखो, अंग्रेजों की पॉलिसी ये थी कि फूट डालो राज करो, तो उसी के अंतर्गत उन्होंने 1909 में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की यहाँ पर शुरुआत कर दिया। पहली बात सही है। सेकंड कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में, ठीक है,
वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसमें एक इंडियन व्यक्ति को यहाँ पर अलाउ किया गया, एक भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया। वो भारतीय व्यक्ति कौन था, आपने नाम भी पढ़ा होगा, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, उनको यहाँ पर वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। और ये सुधार कब हुआ था, 1909 के मार्लेमांटो सुधार के अंतर्गत। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, दोनों स्टेटमेंट इस संदर्भ में सही दिया गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि कंसीडर द निम्नलिखित शासकों का नाम यहाँ पर आप लोग कंसीडर करो और ये बताओ कि ये जो सारे सल्तनत शासक हैं इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर यहाँ पर किस प्रकार से होगा। ठीक है, ये जो शासक के नाम दिया गया है, ये सारे शासक अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो बलबन का नाम है, सुल्तान रजिया का नाम है। ठीक है, तो ये सारे शासक कौन है, ये सारे शासक वो हैं जो कि गुलाम वंश के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुलाम वंश की बात की जा रही है, पहले तो इस बात को समझो, यहाँ पर गुलाम वंश की बात की जा रही है, इस बात को समझो। गुलाम वंश के बारे में आपको पता भी होगा कि 1206 के अराउंड में ये आते हैं, 1290 तक रहते हैं। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है क्या, गुलाम खिलजी तुगलक जी के TSLS। ठीक है, LS। ठीक है, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी और सूरी, ये डायनेस्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ऑर्डर याद रखना। उसी में गुलाम वंश की यहाँ पर बात की जा रही है। अब अगर आप ध्यान दो तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है, जो कि करीब 6 से 7 महीने शासन करता है और घोड़े से पोलो खेलते हुए गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पर क्या होता है, आराम सा शासन के तौर पर, शासक के तौर पर यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए रहता है, जो आराम था ना, बहुत ही कम समय के लिए रहता है। ठीक है, और उसकी फिर यहाँ पर आप लोगों की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा हत्या करने के पश्चात आराम साहब को हटा करके इल्तुतमिश खुद यहाँ पर शासक बन जाता है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो नाम है उसमें नाम आप लोगों का है अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, यहाँ पर मैं नाम एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला नाम यहाँ पर आप लोगों को दिया गया अलाउद्दीन मसूद शाह का। ठीक है, फिर अगला नाम है कि गयासुद्दीन बलबन का, कैकूबाद का और सुल्तान रजिया का। देखो 2-3 बातें समझना। सुल्तान रजिया कौन थी, रजिया सुल्तान कौन थी, वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो अगर इन सब में सबसे पहले कोई व्यक्ति आएगा, ठीक है, इस पूरे क्रम में अगर सबसे पहले कोई व्यक्ति आएगा तो वो आपकी यहाँ पर होंगी रजिया सुल्तान। क्योंकि भाई गयासुद्दीन बलबन बात की बात है, कैकूबाद तो मुझे लगता है बलबन के बाद की बात है वो भी। ठीक है, बलबन के बाद कैकूबाद आया था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। और अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश के बीच में आते ही नहीं है। ठीक है, देखो इल्तुतमिश के बाद क्या होता है ना कि इनका जो बेटा था, ठीक है, इल्तुतमिश ने एक तुर्की चहलगामी सिस्टम को स्टार्ट किया था, तुर्की अमीरों का सिस्टम स्टार्ट किया था। तो जो तुर्की अमीर थे वो किंग मेकर की भूमिका में आना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु होती है उसके पश्चात उसका जो बेटा था, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको ये सब शासक बना देते हैं। ठीक है, लेकिन जनता की डिमांड यहाँ पर क्या रहती है कि रजिया को बनाया जाए यहाँ पर सुल्तान। ठीक है, जो उनकी बेटी थी इल्तुतमिश की। तो फिर इनको हटा करके जनता क्या करती है, जनता यहाँ पर पहली बार इंटरफेयर करती है और इल्तुतमिश का जो बेटा था, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसको हटा करके रजिया को सुल्तान बनाते हैं। और इसी संदर्भ में गाना चलता है, ठीक है, कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो ध्यान दीजिएगा, रजिया सुल्ताना बनती है, गुंडों में इसलिए फंस जाती है क्योंकि जो तुर्की अमीर थे वो क्या करते हैं, इसका बहुत बड़ी मात्रा में विरोध करते हैं। ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं, फिर रजिया सुल्तान को भी हटा दिया जाता है। उनके पश्चात मोइनुद्दीन आराम शाह आता है, आपने ये भी पढ़ा होगा। जो रजिया सुल्तान थी वो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इनके कुछ शासकों के पश्चात आप लोगों का बलबन आता है, जो लौ और रक्त की नीति लेकर के आया था। ठीक है, ब्लड एंड आयरन जो पॉलिसी लेकर के आया था वो लेकर के आया था। और बलबन के पश्चात उसका जो पौत्र था कैकूबाद, वो यहाँ पर आता है। और कैकूबाद के बाद एक बहुत फेमस नाम है क्यूमर्स का। ठीक है, ये कुछ शासकों का क्रम है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन ये इसलिए, क्वेश्चन इसलिए सिंपल है क्योंकि यहाँ पर अगर आप गुलाम डायनेस्टी के सभी शासकों का नाम पढ़ोगे, ठीक है, तो सबसे सिंपल तौर पर आपको एक बात समझ में आएगी कि भाई जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की बेटी है। सबसे पहले कौन आ गया आप लोगों का, आगे आप लोगों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बीच में कुछ समय के लिए आता है आराम सा 6 से 7 महीने के लिए, जिसकी हत्या इल्तुतमिश कर देता है और इल्तुतमिश शासक बन जाता है। फिर इल्तुतमिश के पश्चात उसका जो बेटा रहता है, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो कुछ समय के लिए आता है, उसको हटा करके फिर से रजिया सुल्तान यहाँ पर बनती है। तो इस पूरे क्रम में सबसे पहले जो शासक होगा वो होंगे यहाँ पर रजिया सुल्तान। तो जब हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाएंगे तो सबसे पहले किसको रखेंगे, 4th नंबर को रखेंगे। अब जैसे ही 4th नंबर को आप यहाँ पर पहले रखते हो आपका आंसर आ जाता है। अब जनरली देखो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, बात समझना, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, वो देखते हैं यार इसमें से तो हमको 3 का नाम ही नहीं पता है, बलबन कब आया था, कैकूबाद कब आया था, अलाउद्दीन मसूद शाह कब आया था, हमको पता ही नहीं, हम आंसर कैसे टिक करेंगे। दिमाग लगाओ, दिमाग ये लगाओ कि यार रजिया सुल्तान के बारे में समझो। वो चूंकि इल्तुतमिश की बेटी है तो तीसरे चौथे नंबर पर वही आए होंगे और उनसे पहले यहाँ पर कोई भी व्यक्ति का नाम आपको दिखता नहीं है। ठीक है, तो उनको सबसे पहले कर दो, जैसे ही पहले करोगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, ये होती है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक अप्रोच। तो आप सभी ना अप्रोच पर ध्यान दो, आप सभी एग्जाम टेम्परामेंट में कैसे एप्टीट्यूड डेवलप करना है क्वेश्चन पेपर को लेकर के, उस पर ध्यान दो यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम लोग और चीजें समझते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कबीर जी के बारे में है। ठीक है, करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कबीर डिड नॉट बिलीव इन द वेदा एंड द कुरान। जो कबीर थे वो वेद और कुरान में विश्वास नहीं करते थे, इसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया दोस्तों आप लोगों का, ठीक है ध्यान दीजिएगा। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि जो कबीर दास थे वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। देखो कबीर दास जी की जो मृत्यु होती है वो होती है 1518 के ड्यूरेशन में। ठीक है, सिकंदर लोदी का जो पूरा क्रम है आपको पता होगा। सिकंदर लोदी का अगर मैं आपको ऐसा समझाऊं कि आपने वो पढ़ा होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, जो कि बाबर और उनके बीच में होता है, इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ठीक है, 1526 की घटना थी। ठीक है, तो उनसे तो बहुत पहले आपके सिकंदर लोदी आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि सिकंदर लोदी भाई शुरुआत में ही थे लोदी डायनेस्टी के अंतर्गत। ठीक है, तो कबीर और सिकंदर लोदी ये समकालीन थे, ये बात ध्यान रखना है यहाँ। ठीक है, एक तरीका है सोचने का कि भाई कबीर जी की मृत्यु 1518 के ड्यूरेशन में होती है, लोधी डायनेस्टी उसी टाइम पर चल रहा था, 1526 में वो भी समाप्त हो जाता है। तो एक क्रम आप यहाँ पर सोच सकते हो कि भाई सिकंदर लोधी पहले आए होंगे तो कबीरदास के समानांतर रहे होंगे। जो कबीरदास का जन्म है ना, अगर आप वहां पर ध्यान दोगे तो इनका जन्म मुझे लगता है जहां तक शुरू में तो 1400 के ड्यूरेशन में ही हो गया था, 1400 उससे पहले ही हो गया था। ठीक है, तो एक लंबा समय इन्होंने जिया है। ठीक है, इसलिए बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो भाई कबीर जो थे वो निर्गुण भक्ति परंपरा में बिलीव करते थे। ठीक है, निर्गुण भक्ति परंपरा में बिलीव करते थे, लेकिन वो राम रहीम इन सब व्यक्तियों को मानते थे, सबको मानते थे, हाँ भाई सब लोग हैं, सब अच्छी बात है, लेकिन वो वेद और कुरान में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो वेद और कुरान में विश्वास नहीं करते थे। ये कथन यहाँ पर जो है आप लोगों का वो सही दिया गया है। ठीक है, वो कथन यहाँ पर आप लोगों का क्या किया गया है, सही दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी विकल्प यहाँ पर इसको आप लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, विच बैटल वॉज फॉट बिटवीन द मेदिनी राय एंड द बाबर। ठीक है, ये वो बाबर नहीं है, पाकिस्तान वाला बाबर नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि मेदिनी राय और बाबर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, ये पूछ रहा है। अब समझो भाई, मैं आपको चीजें समझाता हूँ, याद करने का तरीका समझाता हूँ। देखो बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़ा है। ठीक है, 4 प्रमुख युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध, ठीक है, फिर आप लोगों का एक है चंदेरी का युद्ध, और आप लोगों का है, ठीक है, कौन सा युद्ध था भाई वो, घाघरा नहीं, हाँ घाघरा की लड़ाई। ठीक है, तो पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। याद करने का तरीका क्या है, पाखा चलघर। ठीक है, पाखा चलघर ऐसे याद कर सकते हो, या फिर पानी खाना चोली घाघरा, कुछ भी याद कर लो यार, क्रोनोलॉजी ऑर्डर याद करने का तरीका। पाखा चलघर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्रोनोलॉजी ऑर्डर, आप ऐसे याद कर सकते हो, पाखा चल घर, ये एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर, इसमें बाबर ने 4 प्रमुख लड़ाइयां लड़ी है। कब कब लड़ी है भाई, अब वो समझो। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, 1527 में, हर वर्ष बाबर चूंकि पहली बार आ रहा है ना हमारे देश के अंतर्गत, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हर लड़ाइयां लड़ेगा ताकि वो यहाँ पर अपनी डायनेस्टी को स्टेब्लिश कर पाए, हर जगह लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, तो 1526 में लड़ता है, फिर 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है, फिर 1528 में वो क्या करता है, चंदेरी का युद्ध लड़ता है, और फिर आप लोगों को 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ता है। ठीक है, तो ये 4 युद्ध क्रम से लड़ रहा है। इन चारों युद्ध में एक बात तो श्योर है कि बाबर एक पार्टी यहाँ पर है युद्ध के अंतर्गत। ठीक है, युद्ध हमेशा 2 पार्टियों के मध्य हो रहा है, तो बाबर एक पार्टी तो यहाँ पर फिक्स है। सेकंड पार्टी कौन सा है उसको याद करना है हम लोग को। ठीक है, पहला जो पानीपत का युद्ध होता है वो होता है इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस मैंने आप लोगों से कहा था कि सिकंदर लोदी 1526 से पहले की घटना होगी, तो वो कबीर के ड्यूरेशन में हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई खानवा का युद्ध जो कि 1527 में होता है, ये होता है आप लोगों का राणा सांगा के साथ। किसके साथ, राणा सांगा के साथ। इसके बाद 1528 में आप लोगों का मेदिनी राय के साथ युद्ध होता है। तो जो चंदेरी का युद्ध है ना दोस्तों, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, कि चंदेरी, मेदिनी राय और बाबर इनके बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, तो वो आप लोगों का था चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी जो है वो यहाँ पर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, डी विकल्प यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अब समझो हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं फिर से। ठीक है, जो घाघरा का युद्ध है वो बाबर ने अफगानों के अगेंस्ट लड़ा था। किसके अगेंस्ट लड़ा था, अफगानों के अगेंस्ट लड़ा था। ठीक है, तो ये 4 युद्ध का क्रम आप लोगों को फिर से ध्यान रखना। ठीक है, देखो मैं कई सारे चार्ट्स आप लोगों को बनवाता चल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को गुलाम डायनेस्टी का एक चार्ट बनवाया, मैंने आप लोगों को एज ऑफ कंसेंट एक्ट से लेकर के नेटिव मैरिज एक्ट से लेकर के आप लोगों को शारदा एक्ट तक सारे घटनाक्रम बताए, उसका मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था, प्रमुख प्रमुख विद्रोह, उन विद्रोहों के कौन कौन नेता थे, कहाँ कहाँ पर होता, किस ईयर में होता, वो सारे पॉइंट्स बताए। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अपने नोट्स में शामिल करना है।
या तो क्लास के साथ साथ करो या क्लास के पश्चात करो, लेकिन नोट्स में शामिल करो और नोट्स मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं देख पाऊं कि आप लोगों को क्या और यहाँ पर पॉइंट्स बताने की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। ठीक है, चलो भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। 4 सिख गुरुओं की बात यहाँ पर की गई है, उनका यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया। ठीक है, आपको पता होगा कि सिख धर्म में 10 प्रमुख गुरु रहे हैं। ठीक है, गुरु नानक देव से पूरा क्रम स्टार्ट होता है जो पहले गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह पर समाप्त होता है। तो ये 10 क्रम आप लोगों को यहाँ पर याद होने भी चाहिए एक तरीके से। ठीक है, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव हो गए, उनकी बात यहाँ पर कर ही नहीं रहा है। समझो, सेकंड गुरु कौन थे वो आप लोगों को पता भी होगा, मुझे पता है कि सेकंड गुरु थे आप लोगों के गुरु अंगद। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को बाकी गुरु के बारे में ना भी पता हो, लेकिन आप लोगों को सेकंड गुरु के बारे में पता होगा। सेकंड गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो था इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। क्या किया था? गुरुमुखी लिपि की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, अगर आपको केवल सेकंड गुरु के बारे में ये पॉइंट पता है, आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो भाई, सी वाला विकल्प पढ़ो, क्या कह रहा है? अर्जुन देव गुरुमुखी लिपि के जनक। ये तो गलत है। हमने जब सिख गुरुओं का क्रम याद करना स्टार्ट करते हैं ना, सेकंड गुरु तो पढ़ते ही पढ़ते कि गुरु अंगद देव जो थे, ठीक है, उन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या था कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? इसका आंसर यहाँ पर क्या हो गया? सी विकल्प इजिली आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर। ठीक है, देखो, जो गुरु अर्जुन देव थे ना, गुरु अर्जुन देव को औरंगजेब ने नहीं, गुरु अर्जुन देव औरंगजेब ने, सॉरी, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था। ठीक है, जहांगीर के द्वारा क्या किया गया था? मृत्यु दंड दे दिया गया था। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग और समझो। ठीक है, कुछ पॉइंट आप लोग और समझो। जो तेग बहादुर थे, ठीक है, जो कि 9वें गुरु थे सिख धर्म के अंतर्गत, उनको क्या किया गया था? उनको औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दिया गया था, क्योंकि ये इस्लाम नहीं कबूल रहे थे। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे उसमें शासक थे। ठीक है, ये इस्लाम नहीं कबूल रहे थे, तो औरंगजेब ने कहा चलो ठीक है, इनको फांसी दे दो, हो गया, इनका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दिया, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। मुझे लगता है इसलिए दिया था कि ये उनने किसी विरोधी पार्टी को सपोर्ट कर दिए थे। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव का भी यहाँ पर काम हो गया क्लियर। अब समझो, अब बचा है आप लोग यहाँ पर 2 प्रमुख गुरु, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये बात यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अमृतसर के संस्थापक के तौर पर रामदास का नाम आता है, तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, लेकिन इन सब पूरे क्रम से आप लोग क्या समझ में आया कि अगर आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो, अगर आपने केवल सेकंड गुरु के बारे में पढ़ा भी होगा, तो भी इजिली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाओगे। ये बात समझो, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है, कि अगर मेरे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, भाई किसी भी व्यक्ति को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं याद हो सकती है। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को 10 गुरु के बारे में उनके सारे कार्य यहाँ पर नहीं याद होंगे। ठीक है, संभव ही नहीं याद कर पाना। लेकिन कुछ प्रमुख कार्य, जैसे स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया, औरंगजेब ने किसको फांसी दिया, जहांगीर ने किसको मृत्युदंड दिया, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखो। और ये पॉइंट्स याद करने का तरीका यही है। ठीक है, कि जो चीजें गलती हो उसको तुरंत अपने नोटबुक में ऐड करते चलो। अब देखो भाई, विच मुगल रूलर वॉज कॉल्ड लिटिल अकबर बाई लेन पूल। ठीक है, लेन पूल। अब लेन पूल कौन थे मुझे नहीं पता, तो इनको मैं साइड करता हूं, मैं क्वेश्चन पर आता हूं। किस मुगल शासक को छोटा अकबर कहा गया? ठीक है, छोटा अकबर क्यों कहा गया होगा, थोड़ा सोचो। अकबर क्या था? अकबर का नाम इतिहास में फेमस इस वजह से कि उसको सहिष्णु शासक हम लोग मानते हैं। ठीक है, सहिष्णु शासक मानते हैं, इसलिए उसका नाम यहाँ पर फेमस है। तो छोटा अकबर कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी और शासक को अकबर की तरह ही सहिष्णु शासक यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, वो कौन होगा भाई? दारा शिको, एक ही व्यक्ति का नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, दारा शिको का, जिसकी हत्या औरंगजेब कर देता है। ठीक है, तो दारा शिको को हम लोग क्या कहते हैं? छोटा अकबर कहते हैं, क्योंकि इसकी सहिष्णुता इसकी ज्यादा थी, इसकी उदारता इसकी अकबर के समान ही थी। ठीक है, इसको आपको पता भी होगा, इन्होंने क्या किया था कि उपनिषद का, गीता का, रामायण का इन्होंने फारसी ट्रांसलेशन किया हुआ था। ठीक है, तो दारा शिको का नाम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेनपुल ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन छोटा अकबर अगर किसी को इतिहास में कहा गया होगा तो दारा शिकोह को कहा गया होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके लिए आपको लेनपुल का वो कथन पढ़ना जरूरी नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दारा शिकोह एक सहिष्णु व्यक्ति था, एक उदार व्यक्ति था, इसी वजह से औरंगजेब से इसका झगड़ा होता है। ठीक है, और दारा शिकोह ने बहुत सारी हिंदू पुस्तकों का फारसी में ट्रांसलेशन भी किया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना बस। इसी वजह से क्या हुआ था आप लोगों को, छोटा अकबर की संज्ञा लेनपुल ने इनको दी है। ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखो भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा अगले प्रश्न की तरफ शिफ्ट जाता हूँ पहले, फिर आप लोगों से डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। देखो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट गोल्ड करेंसी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है,
मुगल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सोने की मुद्रा यहाँ पर नहीं थी? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चार विकल्प है, मुहर, इलाही, समसब और निशार। जान निशार है, ठीक है, निशार एक गाना है ना, जान निशार वाला, ठीक है, निशार की बात यहाँ पर कर रहा है। अब ध्यान दो भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो अकबर के ड्यूरेशन में मुहर, समसब और इलाही, ठीक है, ये तीनों क्या थे? ये तीनों आपके गोल्ड कॉइन थे, ठीक है, तीनों क्या थे आप लोगों के? स्वर्ण मुद्राएं थी। किसके ड्यूरेशन में? अकबर के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो जहांगीर का ड्यूरेशन, ठीक है, जहांगीर का ड्यूरेशन। तो जहांगीर के ड्यूरेशन में जो निसार है, निशार आप लोगों का तांबे का सिक्का है, ठीक है, निशार क्या आप लोगों का? तांबे का सिक्का है। ये जहांगीर का ड्यूरेशन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी आपने मुगल काल के दौरान चार प्रमुख करेंसीज के बारे में पढ़ा। कौन सी करेंसीज? मुहर, इलाही, समशब, ये तीनों गोल्ड कॉइन्स है अकबर के ड्यूरेशन में, ठीक है। निशार एक तांबे का कॉइन है, कॉपर कॉइन है, जो कि आप लोगों का जहांगीर की ड्यूरेशन की घटना है। ये सारी बातें ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है, आज पता चल गया, आज नोट कर लो बस, ठीक है। अब एग्जाम में कभी गलत नहीं होना चाहिए, ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विजयनगर अंपायर कंदकारा, कंदकारा कौन थे? ये पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। कंदकारा यहाँ पर जो थे वो कौन थे, इनके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। कंदकारा कौन थे? चार विकल्प दिया गया है, ठीक है, एक बार देखते भाई। कह रहा है पीपुल वो माइग्रेटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, उत्तर से दक्षिण भारत में प्रवास करने वाले जो लोग हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। सेकंड कह रहा है मिलिट्री डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग की बात की जा रही है। चौकीदार, जो गांव का चौकीदार होता है उसकी बात हो रही है। या फिर पीपुल इंगेज्ड इन द क्लर्कियल या फिर बिजनेस वर्क, ठीक है, लिपिकी या फिर व्यापारिक कार्यों में जो लगे लोग हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। ध्यान समझना, मैं ये चारों व्यक्ति को क्या कहा जाता है मैं आप लोगों को याद करा रहा हूं, याद कर लेना, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के ड्यूरेशन में जो उत्तर से दक्षिण भारत में जाने वाले लोग थे उनको हम लोग बड़वा कहते थे। क्या कहते थे? बड़वा, ठीक है भाई, कोई कुछ और मत समझना, ठीक है, वरना फिर कहोगे सर आप कुछ भी बोलते रहो। नहीं, इनको बड़वा कहा जाता था, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो सैन्य विभाग में, ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो लोग थे उनको हम लोग कंदकारा कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? कंदकारा कहते थे, ठीक है। जो चौकीदार थे गांव के उनको हम लोग तलार कहते थे, ये आपने पढ़ा होगा, ये प्रीवियस ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम लोग तलार कहते थे, ठीक है। और जो लिपिकी, क्लर्की या फिर जो बिजनेस वर्क में इन्वॉल्व थी उनको हम लोग चिट्टी कहते थे। क्या कहते थे? चिट्टी। तो ये चार प्रमुख व्यक्ति जो कि विजयनगर साम्राज्य के ड्यूरेशन में थे, जो अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे, उनके बारे में आपने पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है। चिट्टी जो क्लर्की कार्य में या फिर बिजनेस वर्क में इन्वॉल्व थी, तलार जो गांव के चौकीदार थे, कंदकारा जो मिलिट्री डिपार्टमेंट से थे, और बड़वा वो लोग जो कि माइग्रेट कर गए थे नॉर्थ टू साउथ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों आप लोगों से, इंडस वैली कल्चर की बात कर रहा है, ठीक है, आईवीसी की बात कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से वैदिक सभ्यता से अलग है, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है विकल्प आप लोगों से कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक विकसित शहरी जीवन था, एक अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है, सही बात है भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की पहली और सबसे पुरानी शहरी जीवन की सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, ठीक है, अर्बन प्लानिंग के सिस्टम को दिखाती है। तो ये कथन तो यहाँ पर सही है, क्योंकि जो आपका वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है, वो एक रूरल सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक आप लोगों की अर्बन सभ्यता। देखो इस बात को मैं आप लोगों को और अच्छे समझाता हूँ। देखो क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये करीब 2500 बीसी से स्टार्ट होता है, ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, और 1500 बीसी की ड्यूरेशन में आप लोगों को ये देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पर इसके पश्चात जो आप लोगों का आता है वैदिक सभ्यता, ठीक है, जो आप लोगों का वैदिक सिविलाइजेशन आता है, इसका ड्यूरेशन स्टार्ट होता है करीब 1500 बीसी से, और ये आप लोगों का 600 बीसी तक देखने को मिलता है, ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि पहले आई थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था, जबकि जो उसके बाद आने वाली सभ्यता है वैदिक सभ्यता, वो आप लोगों की ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। इस बात के अंतर को समझना, यहाँ पर कुछ बातें आप लोग और समझो, ठीक है। जो आप लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें हम लोग जनरली चित्रात्मक लिपियों का प्रयोग करते थे, जिनको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक है। ये बात भी समझना यहाँ पर आप लोग, ये कथन यहाँ पर क्या दिया गया, सही दिया गया। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे और रक्षात्मक बाड़ों का, ठीक है, इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड द डिफेंसिव एरोज, ठीक है, क्योंकि ये लोग युद्ध नहीं करते थे,
युद्ध वाला कॉन्सेप्ट आर्यों के टाइम में स्टार्ट होता है, ठीक है। युद्ध नहीं करते थे, उनको लोहे और रक्षात्मक बाणों का ज्ञान नहीं था, ये कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। वहां पर तांबा, कांसा, सोना, चांदी, इनके बारे में उनको आइडिया था, बट उनको लोहे का आइडिया नहीं था, और वो डिफेंसिव एरोज तो बनाते ही नहीं थे, रक्षात्मक जो बाढ़ थे उनका निर्माण तो करते ही नहीं थे, ठीक है। तो ये तीनों कथन सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से भिन्न करती है एक दूसरे को, इसलिए तीनों कथन यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या है आप लोगों का सही विकल्प है, ठीक है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ द शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की एक संहिता है, ये बात यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है, बाज सनामी या फिर बाज सने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत यहाँ पर डिस्कशन करने को है नहीं चीजें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ कहा गया है। दक्षिणापथ है क्या भाई, दक्षिणापथ का मतलब यह है कि दक्षिण की ओर जाने वाला, ठीक है, जो मार्ग है उस मार्ग का स्वामी किसको कहा गया, तो वो कहा गया आप लोगों को सातवाहनों को। सातवाहन का जो पूरा डायनेस्टी था, जो पूरा उनका रेंज आता था, वो दक्षिणापथ के अंतर्गत आता था, इसलिए दक्षिणापथ पर सातवाहनों का कब्जा था, उनको इनका स्वामी कहा जाता था, ये बात ध्यान रखना। सातवाहन शासक यहाँ पर क्या कर रहा है, बात कर रहा है। आपको पता भी होगा जो सातवाहन डायनेस्टी है, इसके जो राजधानी थी, ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो थी आप लोगों की प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान, जो कि प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र में पड़ेगा, आप लोगों का महाराष्ट्र में पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सातवाहन शासक को दक्षिणापथ को स्वामी कहते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विद रेफरेंस टू द हिंद सॉन्ग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिंद सॉन्ग के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है। पहला कथन क्या कह रहा है यहाँ पर कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया, ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय प्रेजेंट टाइम में बहुत न्यूज में है, ठीक है। अभी आपने देखा भी होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ऐसा कहा गया कि जिसको खिलजी ने जला दिया था, आज उसको फिर से निर्माण किया गया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ठीक है। तो कह रहा कि ह्वेन सॉन्ग ने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। भाई देखो, दौरा तो किया ही किया था, प्लस उसने यहाँ पर अध्ययन भी किया था, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कह रहा है उसने छठी महामोच परिषद में पार्टिसिपेट किया था। देखो, महामोच परिषद के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो जो ये ह्वेन सॉन्ग था ना, ये एक चीनी यात्री था, ठीक है। ये क्या था, एक चीनी ट्रेवलर था, और ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के, वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन जो थे, उनके शासनकाल में ये आया था भारत घूमने। जो हर्षवर्धन थे वो क्या करते थे, वो प्रत्येक 5वें वर्ष में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो प्रत्येक 5वें वर्ष में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे, ठीक है। कहां पर करते थे, तो प्रयाग में करते थे, ठीक है, प्रत्येक 5वें वर्ष में। और उसी परिषद के जो छठवां महामोक्ष परिषद हुआ था, उसमें ह्वेनसांग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तो ये कथन यहाँ पर सही है। कई बार क्वेश्चन ये पूछेगा कौन ऐसा शासक था जो कि महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, उनका नाम है हर्षवर्धन। कितने साल पर किया था, हर 5 साल पे। कहां पर होता था, प्रयागराज में होता था। तो ये सारे फैक्ट आपको डिस्कस कर रहा हूं मैं एक क्वेश्चन से केवल क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन के पूरे टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। तैयार करो पूरा टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आप लोगों का। अगला कह रहा है सी यू की रचना किसने की, ह्वेनसांग ने की। कथन सही है भाई, ठीक है। तो यहां पर दिए गए तीनों कथन ह्वेनसांग के संदर्भ में सही है, ये बात ध्यान रखना। तीनों विकल्प यहाँ पर आप लोगों का सही हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द वुड डिस्पैच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था, ठीक है, जो कि आप लोगों का 18 मैं अगर श्योर तो 1854 की ड्यूरेशन में आया था, ठीक है, 1854 की ड्यूरेशन में आया था, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब देखो, मैं क्या करता हूँ ना आप लोगों को, मैं समझाता हूँ कि वुड डिस्पैच आधा क्यों था। पहले तो ये बात समझो, आपको पता होगा भारत में एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर के 1813 में पहली बार एक प्रोविजन स्टार्ट किया था, ठीक है। यहां पर यह तय होता है कि सरकार क्या करेगी कि प्रति वर्ष, ध्यान दीजिएगा, सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपए एजुकेशन पर यहां पर क्या करेगी, खर्चा करेगी, ठीक है। जब इसको देने की बारी आती है तो इसका यूटिलाइजेशन किस पर्पज से किया जाएगा, इस बात को लेकर के बहुत सारा विवाद उत्पन्न हो जाता है। दो वर्ग बन जाते हैं, एक जो अंग्रेजी भाषा का समर्थन करता है, एक जो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज उसको समर्थन करता है। तो आंग्ल प्राच्य विवाद जो उत्पन्न होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1813 के बाद से ही। वो 1 लाख रुपए का यूज किया कैसे जाएगा, क्योंकि कोई डिसाइड यही नहीं कर पाता कि यूज कैसे होगा, तो वो 1 लाख रुपए कभी दिया ही नहीं गया, ठीक है ना। तो कितना सही तरीका है पैसे बचाने का, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इस 1 लाख रुपए का प्रयोग कभी किया ही नहीं। अब क्या होता है भाई, 1813 के बाद 1833 में, ठीक है, 1833 या फिर मैं कहूँ 35 में, ठीक है, मैकॉले आता है, ठीक है। और मैकॉले का एक यहाँ पर घोषणा आती है, मैकॉले का एक डिक्लेरेशन आता है, ठीक है। और वो इस बात को स्वीकार करता है कि नहीं,
हमको भारत में एक ऐसे लोगों का वर्ग तैयार करना है, ऐसे भारतीयों का वर्ग तैयार करना है जो कि बोलते तो हो हमारी भाषा, ठीक है, जो हमारी अंग्रेजी भाषा बोलते हो और हमारे साथ रह करके हमारे नौकर के तौर पर क्या करें, काम कर पाए, ठीक है। तो उनको एक तरीके से गुलाम वर्ग का निर्माण करना था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा को यहाँ पर क्या किया, समर्थन प्रदान किया, ठीक है, अंग्रेजी भाषा को समर्थन प्रदान किया। अब इसके पश्चात क्या होता है, 1854, मगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो इसमें हर बार 20-20 वर्षों का गैप है, हर बार 20-20 वर्षों का यहाँ पर आप लोगों को गैप देखने को मिला। 1813, 1833, फिर 1833 के बाद आप लोगों का 1854 में एक घटना यहाँ पर घटती है, होती है चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच को हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इसमें सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जाती है, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर यह तय होती है कि सरकार भारत में शिक्षा को लेकर के काम करेगी। अच्छा, यहीं पर एक घटना और घटती है, जो जो मैकॉले का घोषणा था 1833 वाला, उस घोषणा में कहा जाता है कि हम अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, उसमें बिलीव करते हैं कि हम ऊपरी वर्ग को क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करा देंगे और एजुकेशन धीरे धीरे छन करके पूरे देश में अपने आप फैल जाएगा, ठीक है। उनका ये कॉन्सेप्ट था मैकॉले का। मैकॉले के इस कॉन्सेप्ट का खंडन करती है चार्ल्स वुड्स का जो मैग्ना कार्टा रहती है, ठीक है, जो चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच रहता है, वो इस बात का खंडन करता, कहता कि नहीं भाई, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के आधार पर हम भारत में एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर सकते। तो पहला कदम तो यहाँ पर ये कह दिया हुआ है, सही दिया है, ठीक है, कि इसने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को खारिज किया, ठीक है। फिर इस चार्ल्स वुड डिस्पैच की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, ये इस बात को स्वीकार करता है कि स्कूली लेवल पर, ठीक है, विद्यालयी स्तर पर हम क्या करेंगे, हम स्थानीय भाषा में एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और हायर एजुकेशन को हम लोग अंग्रेजी भाषा में देंगे। ये इस बात का समर्थन करता है। तो यहीं से स्थानीय भाषा में एजुकेशन स्टार्ट होता है, स्थानीय लेवल पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्कूल स्तर पर ये अंग्रेजी की सिफारिश नहीं करता, अंग्रेजी को खारिज करता है, ये ध्यान रखना। और ये धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर यहाँ पर क्या कहता है, जोर देता है, ठीक है। तो पहला कथन और तीसरा कथन यहाँ पर क्या आप लोगों का, वो यहाँ पर आप लोगों का सही है, ठीक है। तो बी विकल्प यहाँ पर आप लोगों का इजिली बहुत सिंपल हो गया, ठीक है, कि ये सेकुलर एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, स्कूली लेवल पर हिंदी मीडियम को मतलब स्थानीय भाषा को प्रमोट कर रहा है, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो कि मैकॉले का था उसको खारिज कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना 1854 के इस डिस्पैच के संदर्भ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, Which of the following reforms made under the Warren Hastings rule in the British India? Warren Hastings, इसका ड्यूरेशन कब था, आपने पढ़ा भी होगा, 1774 से 1785, ठीक है, ये ड्यूरेशन इसका था। और भारत का पहला गवर्नर भी ये था, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉरेन हेस्टिंग के संदर्भ में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वॉरेन हेस्टिंग जो था, ठीक है, इसने एक रिफॉर्म किया था, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया था। उसने ये कहा कि हम प्रत्येक जिले में 2 प्रकार का न्यायालय स्थापित करेंगे, ठीक है। एक न्यायालय होगा जो कि आप लोगों का सिविल कोर्ट होगा, ठीक है, जहां पर क्या होंगे, दीवानी केस सुने जाएंगे, और दूसरा आप लोगों का होगा क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो इसने प्रत्येक जिले में 2 प्रकार के कोर्ट को स्टेब्लिश किया, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट दिया गया, वो पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है, क्या कह रहा है, कि जिला दीवानी अदालतें दीवानी विवादों की सुनवाई के लिए जिले में स्थापित की गई। सही बात है भाई, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सदर निजामत अदालत को कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया और इसे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये कथन गलत है। गलत इसलिए आपको पता होगा कि इसी के पश्चात, वारेन हेस्टिंग के पश्चात कार्नवालिस आते हैं, ठीक है, कार्नवालिस आते हैं, और वो कार्नवालिस संहिता लेकर के आते हैं, कार्नवालिस कोड लेकर के आते हैं 1786 के ड्यूरेशन में, ठीक है, 1786 के ड्यूरेशन में कार्नवालिस कोड लेकर के आता है। और इसी के अंतर्गत, कार्नवालिस कोड के अंतर्गत क्या होता है कि सदर निजामत अदालत जो था, जो कलकत्ता को, जहां पे जो फाइनली जो कलकत्ता में स्थानांतरित किया जाता है और गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये कार्नवालिस का काम था, ये इनका काम नहीं था। वारेन हेस्टिंग का काम यह था कि उन्होंने हर जिले में 2 प्रकार के अदालतें स्थापित किए थे, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना आप लोग हमेशा से। अब ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, पहला विकल्प सही हो गया, सेकंड विकल्प यहाँ पर आप लोगों का गलत हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, कह रहा है कि मुझे लगा, किसी एक महापुरुष का स्टेटमेंट दिया गया, कह रहा है ये स्टेटमेंट बताना है किसका है। पढ़ो स्टेटमेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसका तुक्का बहुत सही लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। कह रहा कि मुझे लगा कि अगर हम विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे तो भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। भारत का जो पार्टीशन था उसको सपोर्ट करते हुए एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया। कह रहा है, वो कहते हैं फिर आगे कि 1 साल के कार्यकाल के मेरे अनुभव के आधार पर मुझे ये बात लगा कि हम जिस रास्ते पर बढ़ रहे थे वो विनाश की ओर हमको लेकर के जाता, ठीक है। और हमारे पास एक पाकिस्तान नहीं बल्कि कई सारे पाकिस्तान वहां पर होते अगर हम भारत के पार्टीशन को स्वीकार नहीं करते तो,
ठीक है। और हमारे प्रत्येक कार्यालय में पाकिस्तान की एक अलग शाखा होती है, एक अलग ब्रांच होती। ये बात यहाँ पर ये कही गई, किसके द्वारा कही गई होगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ठीक है, नाम ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में ये स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए संभव है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे। इससे पहले हमने एक स्टेटमेंट और देखा है केशव चंद्र सेन का, जहाँ पर वो सभी देशवासियों को भाई बना देते हैं। ठीक है, एटलीस्ट बहन नहीं बनाया। ठीक है, क्लियर रखना भाई दिमाग में आप लोग। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 घटनाएं दी गई हैं, फिर से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करना है। पहला घटना यहाँ पर क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ठीक है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की बात कर रहा है। फिर कह रहा है हरिजन जो वीकली मैगजीन है उसकी बात कर रहा है, और सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का आपको घटनाक्रम बताऊं तो ध्यान समझिएगा। अगस्त 1932 में क्या होता है? अगस्त 1932 में क्या होता है? कम्युनल अवार्ड यहाँ पर घोषित किया था, डिक्लेयर किया था। ठीक है, और कम्युनल अवार्ड जैसे ही घोषित होता है तो गांधी जी क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई मैं तो नहीं मानूंगा, और मैं बैठूंगा यहाँ पर किस पर? आमरण अनशन पर, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत खतरनाक घटना है। ठीक है, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट था भाई बांटो और राज करो की नीति। ठीक है, तो गांधी जी इसका विरोध करते हैं और आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठ जाते हैं। और उसी आमरण अनशन के पश्चात क्या होता है कि यरवदा जेल में फिर एक पूना एग्रीमेंट किया जाता है सितंबर 1932 में। ध्यान रखिए आप लोग, सितंबर 1932 में ही, अगस्त सितंबर अगले महीने क्या होता है यहाँ पर? गांधी जी कितना दिन आमरण अनशन पर रहेंगे? 1-2 साल तो रहेंगे नहीं, कुछ ही समय के लिए रहेंगे। तो उसी बीच में इस आमरण अनशन को तोड़ने के लिए एक पूना पैक्ट यहाँ पर साइन किया था, पूना समझौता साइन किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो पूना पैक्ट था इसमें अंबेडकर जी यहाँ पर आप लोग एक पक्षकार रहते हैं। ठीक है, और एक पक्षकार आप लोग यहाँ पर रहते हैं मदन मोहन मालवीय जी। ध्यान रखना, पूना पैक्ट पर गांधी जी ने साइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, पूना पैक्ट पर गांधी जी ने कभी साइन नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, गांधी जी हर जगह आगे रहे हैं, जहां जहां साइन करने की बात आई है ना वहां पे पीछे हट जाते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत जगह आप लोगों को इतिहास में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें दिख रही हैं। लाइट चली गई है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करते चीजों को। तो ये आपने पढ़ा है बात। अच्छा, कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में आता है, गांधी जी आमरण अनशन में बैठते हैं, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है, और फिर ये सब चीजें यहाँ पर खत्म होती है। अब गांधी जी को ये बात रियलाइज हो गया कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको जो वास्तव में देश में अनटचेबिलिटी है उसको समाप्त करना पड़ेगा। उसके लिए गांधी जी क्या करते हैं? सितंबर 1932 में ही वो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करते हैं, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम आगे चल करके हरिजन सेवक संघ रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? हरिजन सेवक संघ रखा जाता है। ठीक है, हरिजन सेवक संघ रखा जाता है। तो ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सबसे पहले कम्युनल अवार्ड आता है, उसके बाद आप लोगों का ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग आती है, और इसी बाद आप लोगों क्या होता है? जनवरी 1933 में, ठीक है, गांधी जी एक पत्रिका की स्थापना शुरुआत करते हैं, इसका नाम रखते हैं हरिजन। हरिजन मतलब भगवान का पुत्र। ठीक है, हरि का जन। ठीक है, तो हरिजन साप्ताहिक पत्रिका की यहाँ पर शुरुआत की जाती है जनवरी 1933 में। तो तीनों घटनाक्रम ध्यान रखना, सबसे पहले कम्युनल अवार्ड आता है, फिर गांधी जी को रियलाइज होता है कि नहीं यार हमको भी कुछ करना पड़ेगा, तो ये ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? वो हरिजन साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्रम है जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोगों से, ठीक है, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है। अगर मैं गोलमेज सम्मेलन संदर्भ में आपको कुछ फैक्ट यहाँ पर बताऊं पहले ही, ठीक है, तो आपको देखो पता होगा चीजें, 2-3 चीजें। सबसे पहले क्या होता है ना कि गांधी इरविन पैक्ट होता है। आप देखते हो कि भारत में गांधी जी के मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो उसको समाप्त करने के लिए गांधी इरविन समझौता किया जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता ये कब होता है? ये होता है आप लोगों का 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। और इसके पश्चात क्या होता है आपको पता होगा कि 26 मार्च 1931 को, ठीक है, 26 मार्च 1931 को एक बहुत ही बड़ी घटना, 26 नहीं सॉरी 23 मार्च 1931 को, मैंने डेट थोड़ा क्लियर कर दिया, 23 मार्च, शहीदी दिवस हम लोग इसी दिन मनाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाती है। भगत सिंह और उनके साथ बहुत सारे लोगों को फांसी यहाँ पर दे दी जाती है। अब इसके पश्चात क्या होता है ना कि चूंकि गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया था, तो जनता में इनका बड़ा विद्रोह होता है, क्योंकि देखो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के सपोर्ट में पूरा देश था उस टाइम। ठीक है, तो गांधी जी का बड़ा विरोध होता है। कराची अधिवेशन होता है आप लोगों का 1931 में ही, 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का सत्र बैठती है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है 29 मार्च 1931 को। ठीक है, जो कि 23 मार्च के 6 दिन पश्चात था, मतलब भगत सिंह को फांसी देने के 6 दिन के पश्चात ये घटनाक्रम होता है। जहां पर जब गांधी जी आते हैं तो गांधी जी को बहुत सारे काले झंडे दिखाए जाते हैं, गांधी जी का बहुत विरोध है, उनके खिलाफ बहुत सारे नारे लगते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा घटनाक्रम समझना, गांधी इरविन पैक्ट के बाद 23 मार्च को आप लोगों को फांसी दे दिया गया इन तीनों लोगों को, और उसके बाद कराची में
29 मार्च 1931 को कांग्रेस के यहाँ पर क्या होता है, एक अधिवेशन होता है, जहां पर गांधी ने बैठ को स्वीकार किया था। और यहाँ पर यह बात स्वीकार की जाती है कि अब जो गांधी जी हैं वो कांग्रेस के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला है, वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका था, जहां पर कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था जाना। आपको पता होगा कि नवंबर 1930 में, ठीक है, 1930 में ये कॉन्फ्रेंस हो जाती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब इसमें गांधी जी नहीं जाते हैं, मतलब कांग्रेस ही नहीं पहुंचती है, तो 5 मार्च 1931 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी और इरविन के मध्य में एक समझौता किया जाता है, गांधी इरविन समझौता यहाँ पर होता है। और फिर गांधी जी क्या करते हैं, 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन में इस बात को कांग्रेस में सहमति दिलवाते हैं। और फिर जब अगस्त 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, अगस्त 1931 में, ठीक है, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तो गांधी जी वहां पर जाते हैं कांग्रेस के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर यह दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तौर पर, इंग्लिश वाला खोल देता हूँ, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनेटेड गांधी जी एज इट्स सोल रिप्रेजेंटेटिव, एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर इनको यहाँ पर नियुक्त किया था। ये कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों से कि भारतीय महिलाओं का जो प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो केवल, अच्छा देखो कभी भी ना आपके क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर केवल, तभी, नहीं, ऐसे टर्म दिए गए, भाई दिमाग लगा लेना, 2 बार उस स्टेटमेंट को जरूर पढ़ना, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई झोल जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि सरोजिनी नायडू वहां पर एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थी महिलाओं की, नहीं ये गलत है। सरोजिनी नायडू वहां पर गई थी, आपको पता हो कि राजपुताना जहाज से महात्मा गांधी जी, सरोजिनी नायडू और बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन एकमात्र महिला वो नहीं थी। सरोजिनी नायडू के अलावा वहां पर बेगम जहां आरा, राधाबाई सुब्बारान, ये लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे लोग यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, केवल सरोजिनी नायडू यहाँ पर नहीं कर रही थी, ये कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है कि दलित वर्ग का जो डिप्रेस्ड क्लास है, ठीक है, उनका रिप्रेजेंटेशन बी आर अम्बेडकर और रिट्टामलाई श्रीनिवासन ने किया। तो अंबेडकर जी के बारे में तो आप लोगों को पता है कि वो गए थे वहां पर। ठीक है, लेकिन रिट्टामलाई श्रीनिवासन के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मार दो। ठीक है, ये गए होंगे वहां पर। ठीक है, साउथ के लग रहे हैं, तो हो सकता है डिप्रेस्ड क्लास, उस समय वहां पर बहुत सारे विवाद चल रहे थे। ठीक है, तो साउथ से हो सकता हो कि रिट्टामलाई श्रीनिवासन भी गए हो। ठीक है, नहीं भी पता होगा तो टिक मार सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो दूसरे को एलिमिनेट करो, 1 और 3 यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो गया, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छा ये पूरा डिस्कशन केवल उसको समझ में आएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा जिसने पेपर पहले डिस्कस किया हुआ, पहले पेपर पूरा सॉल्व किया। अगर पेपर आपने सॉल्व नहीं किया है, आप लोग कुछ नहीं समझ में आने वाले, क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करने के बाद का प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूं, पहले का प्रोसेस डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी, सब लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, सब लोग पेपर को सॉल्व कर लो, उसके बाद ये क्लासेस यहाँ पर फॉलो करो। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वू गेव द टाइटल विवेकानंद टू द स्वामी विवेकानंद, ओरिजिनल नेम इनका नरेंद्रनाथ दत्त था, उनको विवेकानंद की उपाधि किसने दी। ठीक है, इनका नाम विवेकानंद था नहीं बचपन से, इनका नाम था नरेंद्रनाथ, नरेंद्र नाम था इनका। ठीक है, तो इनको विवेकानंद किसने कहा, जब दरअसल क्या हुआ ना कि 1893 में, 1893 में जब ये शिकागो की यात्रा पर निकल रहे थे, तो उससे पहले वहाँ की जो महाराज, खेतड़ी के जो महाराजा थे, ठीक है, खेतड़ी के महाराजा ने नरेंद्र को कहा यार कि नाम बड़ा छोटा सा नाम लग रहा है, बचपन का नाम लग रहा है, ठीक है, एक काम करो तुम एक अच्छा नाम लो यहाँ पे। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद इन्होंने उनको वहां पर नाम दिया। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, तो आपको पता भी होगा उनके पास पैसे भी नहीं थे, बहुत सारे लोग पैसे इकट्ठा करके गए थे वहां पर, इतनी ठंडी पड़ रही थी, उसमें भी उनकी हालत खराब हो गई थी वहां पर। ठीक है, भाई यहाँ के लोग वहां जाएंगे तो यहाँ के हिसाब से वेशभूषा लेकर के जाएंगे, कपड़ा लेकर के जाएंगे, तो वहां पर ठंडी थी शिकागो में। ठीक है, उसके बावजूद उन्होंने जो वहां पर भाषण दिया, ठीक है, कि माई ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके उन्होंने संबोधन दिया था, बहुत ही फेमस संबोधन रहा है आज तक का आप लोग। ठीक है, एक बार जरूर पढ़ना गूगल पे सर्च करके उस संबोधन को। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है, पहला मैच द कॉलम आया है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पहला कह रहा है बेलूर मठ की बात कर रहा है। ठीक है, बेलूर मठ, अब समझना, बेलूर मठ पढ़ते आपको एक बात दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि बेलूर मठ की स्थापना किसने किया, स्वामी विवेकानंद ने। अगर आपको केवल ये कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, बेलूर मठ के बारे में, आप ए को जैसे ही सेकंड से मिलाओगे, आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्या होगा, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि आपको ये बात नहीं पता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपको ये बात यहाँ पर नहीं पता है, देखते हैं और क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, शारदा सदन पढ़े हो, शारदा सदन क्या था भाई, भारतीय विधवाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, रमाबाई के द्वारा। ठीक है, रमाबाई के द्वारा। तो बी का 1 मिला लोगे, फिर भी आपके यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई मैं कह रहा हूँ आपको, चलो ये भी नहीं पता है,
ठीक है, देखो कैसे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस लगते हैं, ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, और कभी भी क्वेश्चन से भागो मत, क्वेश्चन पर समय दो। जब समय दोगे तो टफ से टफ क्वेश्चन निकल करके सॉल्व हो जाता है यार। ठीक है, अब देखो यार, विश्व भारती विश्वविद्यालय, रविन्द्रनाथ टैगोर तो सबको ही पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया विश्व भारती विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो सी का 3 से मिला दो, 2 ऑप्शन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपके सामने दिक्कत है कि आपको एक चीज यहाँ पर और पता होनी चाहिए, कोई ना कोई। ठीक है, तो ए और बी में से अगर कोई एक चीज पता होगी, आप लोग इसलिए इसका आंसर निकाल सकते हो, ये बात यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी, एनएम जोशी ने इसको स्टार्ट किया था, ये बात यहाँ पर श्योर है। ठीक है, तो सी और डी का तो आमने सामने मैच द कॉलम है, बेलूर मठ विवेकानंद और सारस सदन रमाबाई। ठीक है, ऐसे मिला दोगे, इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों का आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर किनके किनके बीच में साइन किया गया। एक पक्ष तो रणजीत सिंह जी थे, ठीक है, और दूसरा पक्ष यहाँ पर कौन था, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, देखो मैं आपको चीज समझाता हूँ। जो अमृतसर की संधि है वो होती है आप लोगों की 1809 ईस्वी में। ठीक है, उस ड्यूरेशन में जो रणजीत सिंह जी थे, वो आपके अफगानिस्तान क्षेत्र में, अफगानिस्तान के लाहौर, आपका क्या कहते हैं, कश्मीर का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या कर रहे थे, वो शासन कर रहे थे अपना। ठीक है, रणजीत सिंह जी का शासन वहां पर इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। सुकर चकिया मिसल के ये थे। ठीक है, उसमें 12 मिसलें फेमस थी, सुकर चकिया मिसल के रणजीत सिंह जी थे, ये बात ध्यान रखना। देखो अंग्रेजों को रणजीत सिंह जी के साथ समझौता इसलिए करना पड़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये समझना, कि उस टाइम पर अंग्रेजों ने ये देखा कि यार नेपोलियन जो है ना, उसकी पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। और केवल नेपोलियन की पावर नहीं बढ़ रही है, जो फ्रांस है और रशिया है उसके मध्य में समझौता भी बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, मित्रवत संबंध यहाँ पर बन रहे हैं। ये क्या है, ये भारत, जो भारतीय उपनिवेश है अंग्रेजों का, उसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। कहां से, तो नॉर्दर्न वेस्टर्न बाउंड्रीज, अफगानिस्तान से होते हुए ये भारत में एंट्री कर सकते हैं, और यहां पर क्या कर सकते हैं, भारत पर कब्जा कर सकते हैं। तो अपने नॉर्दर्न वेस्टर्न बाउंड्री को मजबूत करने के इरादे से अंग्रेज क्या करते हैं, रणजीत सिंह जी के साथ समझौता करते हैं 1809 में, और वही होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, इसमें तय ये किया था कि रणजीत सिंह और जो अंग्रेज होंगे उनके मध्य जो बाउंड्री होगी, वो होगी आप लोगों की सतलुज रिवर। ठीक है, सतलुज रिवर जो होगी आप लोगों की, वो इनके मध्य की एक बाउंड्री होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। ये समझौता हुआ था आप लोगों का लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पर। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वन, देखो मिंटो 2 बार आया है, मार्ले मिंटो का नाम 2 बार आता है। मार्ले मिंटो 1909 में भी आता है नाम आप लोगों को। ठीक है, और एक लॉर्ड मिंटो वन जो था, ठीक है, जो कि आप लोगों का इस ड्यूरेशन में आया हुआ था। ठीक है, उसी के ड्यूरेशन में क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का ये समझौता साइन किया था। ठीक है, 1807 से लेकर के 13 का इसका ड्यूरेशन है। ठीक है, और इसके ड्यूरेशन में ये समझौता होता है, लेकिन इस समझौते पर साइन कौन करता है, तो करता है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ का नाम आपने एक जगह पर और सुना होगा, कमेंट में मुझे बताना कि इनका नाम आपने और क्यों सुना हुआ है इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, कमेंट में बताना इनका नाम आपने यहाँ पर और क्यों सुना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक है, ठीक है, हम लोग आधा घंटा डिस्कशन और करेंगे। और देखो हमने बहुत सारे मेजर क्वेश्चन कवर कर लिया अभी, बाकी जो 25 क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, इजिली वो क्वेश्चन अपना आराम से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। देखो तेरा कौन सा कथन सत्य नहीं है, पहला कथन क्या दे रहा है कि मराठा साम्राज्य के दौरान पेशवा का पद वंशानुगत था। देखो थोड़ा इसकी बात मैं करता हूँ, मराठा साम्राज्य के ड्यूरेशन में क्या था, अष्टप्रधान का एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट था, और उस अष्टप्रधान में एक व्यक्ति होता, उसका नाम था पेशवा। पेशवा कौन होता था, तो उसको ना प्राइम मिनिस्टर कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे वहां पर उस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में जो अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट था, उसमें पेशवा पद था। मराठा साम्राज्य के दौरान जो पेशवा पद था वो वंशानुगत था, ये बात सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो क्या था, वो वंशानुगत पोस्ट था। ठीक है, अब यहां पर कुछ बातें और समझो। अगर मैं आपको कुछ मराठाओं के दौरान कुछ पेशवाओं का नाम आप लोगों को याद कराऊं, एक बार याद कराने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करना याद करने की, संभव याद कर ले जाओगे, मुझे पता है। पहला नाम याद करो आप लोग, बालाजी विश्वनाथ का। ठीक है, किनका, बालाजी विश्वनाथ का, इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, बहुत ही फेमस ये आपके पेशवा रहे हैं। ठीक है, इनके पश्चात आप लोग क्या आते हैं, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, अब देखो थर्ड कौन आता है, तो बालाजी और बाजीराव, इन दोनों का नाम मिक्स कर दो तो आप लोग यहाँ पर बनते हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, क्लियर हो गया ना। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव आ गए। ठीक है, अब इनके बाद यहाँ पर आप लोग क्या आते हैं, ठीक है, माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम, मैं कुछ क्रोनोलॉजी ऑलरेडी याद करा रहा हूँ, पर कोशिश करना एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए याद करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर याद कर सकते हो नारायण राव का नाम, नारायण
राव, ठीक है। फिर आप लोग रघुनाथ राव, फिर माधवराव द्वितीय, और अंत में यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं, एक पेशवा आते हैं, उनका नाम था बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, ठीक है। अब देखो ये नाम आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आप लोगों को बता दिया, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ का नाम याद रखना, उनके बाद बाजीराव प्रथम, और बालाजी बाजीराव को मिलाकर के बालाजी बाजीराव बन जाते हैं, फिर माधवराव, फिर नारायण राव, और फिर बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय का नाम मैं आप लोगों को इसलिए याद करा रहा हूँ कि ये वो व्यक्ति थे, ठीक है, ये वो व्यक्ति थे जिनको क्या किया था कि 8 लाख रुपए पेंशन देकर के अंग्रेजों ने यहाँ से हटा दिया था, मतलब ठीक है, बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेशवा के पद पर से हटा दिया था 8 लाख रुपए का पेंशन देकर के, कि भाई तुम पेंशन लो, तुम अपने काम से निवृत्त हो जाओ, अब हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे, ठीक है। तो 8 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन इनको देना स्टार्ट किया गया, ठीक है। 1818 की ये घटना है, ठीक है। अब समझना, अब यहाँ पे कुछ बातें और समझना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के दौरान पेशवा का पद वंशानुगत था, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि बाजीराव प्रथम, ये बड़े शानदार व्यक्ति थे, बड़े मस्त मौला व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया कि दक्कन से घूमते हुए आ रहे थे, उन्होंने कहा यार कि चलो दिल्ली पे थोड़ा चल करके कुछ कब्जा वब्जा करके आते हैं, ठीक है। कुछ ही सैनिक थे इनके पास, लेके पहुंच गए दिल्ली, दिल्ली पर कब्जा वब्जा किया, ठीक है, और बैठे उठे, फिर उनको वहाँ पर, क्योंकि वो चौथा सरदेशमुखी लेते थे ये हर जगह से, ठीक है, तो वहाँ छोड़ छाड़ कर फिर आ गए कि ठीक है बस हमारा इनसे मित्रवत संबंध बहुत जरूरी है, तो दिल्ली से कब्जा करने के बाद ये वापस आ गए थे, ठीक है। तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाले जो पहले शासक थे, जो पहले पेशवा थे, वो थे बाजीराव प्रथम, नाम ध्यान रखना आप लोग, बाजीराव प्रथम जो थे वो दिल्ली पर हमला करने वाले, आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। दूसरी बात, बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे, एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये दे रहा है, सही बात है। मैंने आप लोग क्या बताया कि पेंशन देकर के इनको 8 लाख रुपए का कहा गया, ठीक है भाई, अब चलो, अब ठीक है। डी विकल्प कह रहा कि माधवराव प्रथम ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किया था, ये कथन यहाँ पर गलत दिया गया, ठीक है। माधवराव प्रथम नहीं थे वो थे आप लोगों के सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। सदाशिवराव जो भाऊ थे, उन्होंने पानीपत की जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें पेशवा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में, ठीक है, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में सदाशिवराव भाऊ ने, ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स याद करो, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया पेशवा को लेकर के, क्लियर है ना पॉइंट। हमने डिस्कस किया कि पेशवा का पद मराठों के टाइम पे वंशानुगत था। बाजीराव प्रथम ऐसे शासक पहले पेशवा थे जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के लगभग अंतिम पेशवा थे क्योंकि इनको पेंशन देकर के हटा दिया गया था, ठीक है। और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें बालाजी बाजीराव के शासनकाल में जो सदाशिवराव भाऊ थे उन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध का नेतृत्व किया था, ठीक है। क्लियर हो गया, कुछ हमने पेशवाओं का क्रम भी यहाँ पर देख लिया। आई होप के सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को याद हो गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, पंच महायज्ञ विधि, पाखंडी खंडन, पाखंड खंडनी नाम है शायद इसका, पाखंड खंडनी, अद्वैत मत खंडन, ये कुछ बुक का नाम दिया गया और कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती की है, ठीक है। याद कर लो ये चारों की चारों पुस्तक क्या है, दयानंद सरस्वती की ही है। सत्यार्थ प्रकाश और पंच महायज्ञ विधि ये तो मुझे पता था, बाकी दो मुझे नहीं पता था, बट ठीक है याद कर लो आप लोग कि 1 और 2 अगर सही होगा तो बाकी सब यहाँ पर सही होंगे ही, तभी मतलब समझ रहे हो ना, तभी विकल्प आप लोग यहाँ पर आंसर बन करके आएगा, ठीक है, ठीक है। बात क्लियर हो गया। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पर कि जो चारों पुस्तकें हैं ये चारों पुस्तकें आप लोग क्या है, ये दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन, यहाँ से कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग इनसे यहाँ पर नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। करंट अफेयर्स को लेकर आप लोग बहुत परेशान हो, बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग करंट अफेयर्स पूरा कराएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट पेपर में मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के, उसके नोट्स बनाते चलो, ठीक है। ये काम आप लोगों को यहाँ पर करना ही करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रोजगार रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की बात कर रहा है 2024, कह रहा है कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट मानव विकास संस्थान, ठीक है, जो मानव विकास संस्थान है वो प्लस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, भारत रोजगार रिपोर्ट जारी करते हैं। और ये रिपोर्ट ये बताता है कि अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में समग्र रूप से रोजगार क्रिएट करने की दिशा में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो लोग रोजगार में इन्वॉल्व थे वो 56% की श्रेणी थी जो कि स्वरोजगार में इन्वॉल्व थे, ठीक है। मतलब भारत में स्वरोजगार 56% लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा रहा है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोदी जी ऐसे नहीं कहते कि स्वरोजगार बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। और उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि प्राइमरी सोर्स जो था रोजगार प्रोवाइड कराने का वो स्वरोजगार था। ये भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट है जिसको मानव विकास संस्थान और आईएलओ ने यहाँ पर जारी किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षेल कमीशन किससे संबंधित है, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, हर्षेल कमीशन की अगर आप बात करोगे, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बस ध्यान रखना, आपने कमीशन पढ़ा होगा हिल्टन यंग कमीशन आरबीआई को लेकर के, ठीक है, आरबीआई को लेकर आपने हिल्टन यंग कमीशन पढ़ा होगा। उसी प्रकार से कमीशन और बनाया गया था जो कि इंडियन करेंसी को लेकर के था, ठीक है, उसका नाम था हर्षेल कमीशन। 1892 की घटना है, 1892 में
हर्षेल कमीशन का निर्माण किया गया था ताकि हम इंडियन करेंसी को लेकर के कुछ डिसीजन यहाँ पर ले पाए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू कॉर्नर नोटिस, ठीक है, ब्लू कॉर्नर नोटिस का क्या अर्थ होता है। अब देखो मैं चीजें बताता हूँ। देखो जितने भी ऐसे लुकआउट नोटिस होते हैं ना, आपने सुना होगा इससे पहले कि लुकआउट नोटिस जो कहा जाता है, ठीक है। लुकआउट नोटिस का मतलब ये होता है कि किसी चीज की खोज करने में, केस सॉल्व करने में हम कोई नोटिस जारी करते हैं। नोटिस जारी कौन करता है? ये जारी करता है आपका इंटरपोल, ठीक है। भारत में इंटरपोल के तौर पर जो इसकी नोडल एजेंसी है वो है सीबीआई, ठीक है। इंटरपोल की नोडल एजेंसी भारत में सीबीआई है। तो सीबीआई इंटरपोल की तरफ से बहुत सारे लुकआउट नोटिस यहाँ पर जारी करती है। अभी रिसेंट में सीबीआई ने क्या किया, एक ब्लू कॉर्नर नोटिस यहाँ पर जारी किया। किसके संदर्भ में जारी किया? तो आपने न्यूज देखा होगा, ठीक है। प्रज्वल्ला रेवन्ना, ठीक है, बहुत ही भयंकर सेक्स स्कैंडल में इनका नाम आया था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नाम उनके पिताजी के साथ आया है, ठीक है, कि दोनों लोग मिलकर के कांड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस रिकवर की गई है। पॉलिटिशियन है, बहुत फेमस पॉलिटिशियन है। मुझे लगता है कि इस बार इलेक्शन में भी वहां से इनके पिता है कोई तो कोई जीता है वहां से, ठीक है। भाग गए थे, भारत से बाहर भाग गए थे, अमेरिका भाग गए थे। अभी वापस आए हैं तो वापस आते हैं गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा घटनाक्रम है। तो इसी संदर्भ में सीबीआई ने ब्लू कॉर्नर नोटिस यहाँ पर जारी किया था, ठीक है। ब्लू कॉर्नर नोटिस होता क्या है, ध्यान समझिएगा आप लोग। ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब ये होता है कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध के संदर्भ में जो व्यक्ति है उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसका लोकेशन या उसकी एक्टिविटीज, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ग्लोबली हम लोग शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को। इसके लिए यहाँ पर जारी किया गया, ठीक है, कि अगर अमेरिका में भी है तो इंटरपोल की मदद से हम लोग उस व्यक्ति की पहचान, स्थान, गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये होता है आपका ब्लू कॉर्नर नोटिस। तो ध्यान रखना ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट ये भी बनता है कि सीबीआई जो है वो इंटरपोल की नोडल एजेंसी भारत के अंतर्गत, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, जो एक्सप्लेनेशन की बुकलेट आप लोग की है, उसमें इन सारे जो बाकी रेड कॉर्नर नोटिस होते हैं, अन्य कॉर्नर नोटिस होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। तो वो वहां पर आप लोग पढ़ लेना, उसको हम डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है विद रेफरेंस टू द आईयूसीएन फर्स्ट ग्लोबल मैंग्रोव असेसमेंट, ठीक है, कह रहा है पहला वैश्विक मैंग्रोव मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, पहला वैश्विक मैंग्रोव मूल्यांकन, फर्स्ट ग्लोबल मैंग्रोव असेसमेंट किसने किया? तो एक प्रश्न यहाँ पर ये बना, किसने किया? तो आईयूसीएन ने किया हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आईयूसीएन ने क्या किया, विश्व का पहला ग्लोबल मैंग्रोव असेसमेंट यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2070 तक, ठीक है, 2070 तक 50% जो मैंग्रोव इकोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या होगी, वो कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि लगभग 20% मैंग्रोव को संकटग्रस्त, ठीक है, इंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है। अब दो चीजें समझना, अगर करंट अफेयर्स आपने नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत सही तरीके से सही अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कुछ गेस नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। कह रहा कि 50% जो मूल्यांकित मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है 2070 तक समाप्त होगा। दरअसल ये जो रिपोर्ट है 2070 नहीं 2050 बताती है कि 2050 तक क्या होगा कि आपकी 50% जो मैंग्रोव जिसका इकोसिस्टम जिसको हमने असेस किया इस पूरे रिपोर्ट के अंतर्गत वो कोलैप्स कर जाएगी। 2050 यहाँ पर क्राइटेरिया इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि 20% मैंग्रोव जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो ये कथन यहाँ पर आप लोगों का सत्य, ठीक है। तो केवल बी सही हुआ, एक गलत हो गया, इसका भी आंसर यहाँ पर आप लोगों का आ गया, ठीक है। ध्यान नहीं रखना, एक क्वेश्चन ये बनेगा जरूर कि फर्स्ट ग्लोबल मैंग्रोव असेसमेंट किसने किया है, तो आईयूसीएन ने किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फिर से कह रहा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात कर रहा है, ठीक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि जनवरी मार्च 2024 के बीच में आया हुआ है, इसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है किस क्षेत्र में, तो जो 15+ एज के लोग हैं, ठीक है, 15+ एज के लोग हैं जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ गई है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये दे रहा है, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि जो महिला बेरोजगारी है, ठीक है, जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज कर गया है इस ड्यूरेशन में, ठीक है। इस ड्यूरेशन में क्या कर गया है, कम हो गया, ये बात बता रहा है। अब देखो दो चीज समझना, फिर से वही बात है, अगर आपने पढ़ा है करंट अफेयर तो सही कर पाओगे, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। ऐसे याद करो कि कोई भी सरकार ये नहीं कही कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। तो जो ये PLFS सर्वे होता है ना, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, जारी करता है मॉस्पी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये इसको जारी करती है, ठीक है। और इस सर्वे के अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो
15+ एज का जो अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो गया है, वो घट गया है। इसके साथ साथ जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी घट गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, केवल 2। क्या हो गया इसका आंसर, केवल 2। ठीक है, क्लियर हो। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन फिर से वही है, करंट अफेयर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड वाटर फोरम, ठीक है, 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, ध्यान दीजिएगा, 10वां विश्व जल फोरम की बात कर रहा है, कहां पर हुआ। ठीक है, और 10वां विश्व जल में हुआ कब, देखो 2024 में हुआ है। कहां पर हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है। इस बार की थीम क्या थी, तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट थीम है वाटर। ठीक है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी मतलब साझा समृद्धि के लिए। ठीक है, साझा समृद्धि के लिए जल, ये इसकी थीम थी। और इस थीम पर 2024 में वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन किया गया, जो कि इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, जो कि कहां पर हुआ, इंडोनेशिया में हुआ। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है आप लोगों से दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हाल ही में कबाक यानो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कबाक यानो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला पर्वतारोही कौन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला पर्वतारोही। ठीक है, कहां पर, तो सॉरी, कबाक यानो एक व्यक्ति है, एक महिला है। ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला हैं। तो वो किस समुदाय से, किस एथनिक कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, निशी कम्युनिटी। याद कर लो, ये जो कबाक यानो है ये निशी समुदाय की है, माउंट एवरेस्ट पर रिसेंट में चढ़ी है, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही कबाक यानो कौन है। ठीक है, तो एक पर्वतारोही है, अभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई है। तो ध्यान रखना आप लोग इस बात को। ठीक है, अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना क्या है भाई, सोलर पंप के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। कौन स्टार्ट किया है, तो एमएनआरई मंत्रालय जो है, ठीक है, जो एमएनआरई मंत्रालय है, उस मंत्रालय के द्वारा इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। किस ईयर में स्टार्ट किया गया, तो वर्ष 2019 में। देखो, आयोग जो है ना, जनरली ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछता है। ठीक है, कोई स्कीम दे देगा, उसका ईयर पूछ लेगा, कई बार कई सारे स्कीम दे देगा और उसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना रहेगा। ठीक है, तो ऐसी स्कीम्स याद करो। ठीक है, पीएम कुसुम योजना 2019 में शुरू की गई थी, एमएनआरई मंत्रालय की योजना थी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम थी। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सागा दावा महोत्सव किस प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, सागा दावा महोत्सव, दरअसल बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा महोत्सव जो है वो सिक्किम में सेलिब्रेट किया था। ठीक है, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम में, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। ठीक है, तो याद कर लो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, वीआईएक्स। जितने लोग शेयर मार्केट यूज करते होंगे ना, उनको पता होगा एक वीआईएक्स इंडेक्स होता है। ठीक है, जो अगर बहुत ज्यादा वेरी कर गया, मतलब बहुत तेजी से वेरी कर गया, बढ़ गया, तो मार्केट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसका नाम ही अस्थिरता सूचकांक, वोलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक, अस्थिरता को बताता है ये। ठीक है, तो ये वीआईएस को हम लोग इस वजह से देखते हैं कि मार्केट कितना अस्थिर प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ठीक है, भारतीय अस्थिरता सूचकांक जो है ये इंडिया वीआईएक्स जो है, इसको निफ्टी के पैरामीटर पर हमने स्टार्ट किया हुआ है। निफ्टी 50 का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके सेंसेक्स पर, मतलब निफ्टी 50 के इंडेक्स पर बेस्ड हमने इस पैरामीटर को यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से दोस्तों। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्री फायर मिशन लॉन्च किया। ठीक है, प्री फायर मिशन किसने लॉन्च किया है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, देखो भाई, अब देखो इसका आंसर क्या होगा, याद करने का तरीका मतलब है। ठीक है, याद कर लो सिंपल से तौर पर कि नासा जो है, ठीक है, जो नासा है उसने ये प्री फायर मिशन लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, और ये मिशन कहता क्या है, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में वहां पर क्लाइमेट की स्टडी करने के लिए ट्विन क्लाइमेट सैटेलाइट इसने लॉन्च किया नासा ने, जिसका नाम है प्री फायर मिशन। ठीक है, तो प्री फायर मिशन के अंतर्गत नासा ने आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में ट्विन क्लाइमेट सैटेलाइट, मतलब जुड़वा जलवायु उपग्रहों को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से ऐसे 5 देश हैं जिन्होंने हाल ही में चिकित्सा उपकरणों में, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस में जो मरकरी का यूज होता है उसको खत्म करने के लिए एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर कि इस एग्रीमेंट में भारत शामिल है, तो एक बात तो आप लोग ये ध्यान रखो। ठीक है, बाकी कौन से देश हैं यहाँ पर नोट कर लेना, अल्बानिया, बुर्किना फासो, मोंटेनेग्रो और युगांडा। ठीक है, ये 5 वो देश हैं जिन देशों ने अभी हाल ही में मेडिकल डिवाइस से
मरकरी के बैन करने के लिए एक समझौते पर साइन किया हुआ है। ये जो पूरा समझौता हुआ ये यूनेप के नेतृत्व में हुआ समझौता है, ठीक है, यूनेप के नेतृत्व में हुआ समझौता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो इसको फंडिंग प्रोवाइड करा रही है। और अगर हम इस पूरे एग्रीमेंट की बात करें तो ये पूरे एग्रीमेंट को क्रियान्वित कौन करेगा, तो WHO करेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 संस्थानों के नाम आप लोगों को आ रहे हैं, ठीक है। यूनेप के नेतृत्व में हुआ है GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, जो ये है ये वित्त पोषित कर रही है, फंडिंग दे रही है, और WHO इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। तो ये ध्यान रखना, भारत, अल्बानिया, बुर्किना फासो, मोंटेनेग्रो और युगांडा, ये 4 देश यहाँ पर है, ठीक है। ये 4 देश यहाँ पर आए। आप लोग याद करने का तरीका अगर कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग याद करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ पर सभी ग्लेशियर को खो दिया है। मतलब ऐसा कौन सा पहला देश बना है जिसने अपने यहाँ पर सभी ग्लेशियर को खो दिया है, ठीक है। तो एक ऑब्वियसली भाई यहाँ पर तुक्का तो लगा नहीं सकता है, ठीक है। तो आंसर याद करते हैं। इसका आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला में एंडीज माउंटेन है, वहीं पर कुछ ग्लेशियर थे। तो हाल ही में रिसेंट में क्या हुआ है कि एंडीज माउंटेन से सारे के सारे ग्लेशियर क्या हो गए, पिघल गए हैं। तो और करो मनमानी से पूरी दुनिया, ठीक है। सब लोग जलवायु परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका असर यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल रहा है। और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में ये कुछ पॉइंट्स आप लोग मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। अगर आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, देखो इस पूरे क्लास से जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, करंट अफेयर्स जितने टॉपिक आपने डिस्कस किया, उन सारे टॉपिक्स का प्रयोग आप लोग अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझो कैसे। अभी आपने क्या डिस्कस किया, ये वाटर फोरम, वर्ल्ड वाटर फोरम, ठीक है। वर्ल्ड वाटर फोरम क्या बताता है कि पूरे विश्व में लोगों के पास पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। इसी को बताओ ना भाई, ठीक है। अगर जल संकट पर प्रश्न आता है यूपी में, ठीक है, या फिर इंडिया में, तो आप लिखो कि भाई वर्ल्ड वाटर फोरम इस बात को सुनिश्चित करता है कि हाँ भाई ये समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। ऐसी बातें बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट में प्रश्न आता है, आप इस PLFS के आंकड़े का प्रयोग करो, ठीक है। और ठीक है, मैंग्रो पे कोई प्रश्न आ गया, इन्वायरमेंट में कोई प्रश्न आ गया, तो इस आंकड़े का उपयोग करो। तो जो प्रीलिम्स में आप चीजें पढ़ रहे हो ना, उसी का एप्लीकेशन आप लोगों को मेंस में करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, उसी का एप्लीकेशन क्या करना है आप लोगों को मेंस में यहाँ पर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ है, इंग्लिश में आ जाता है ना, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ठीक है, CSIR, ठीक है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान, ठीक है, क्या कह रहा है भाई, अंग्रेजी देख लेते हैं, ठीक है। CSIR, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिसिनल एंड द एरोमेटिक प्लांट्स, CIMAP, मतलब देखो ऐसे समझो, ठीक है, कि CSIR और CIMAP, ये जो संस्थान है, इस संस्थान ने हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर स्टार्ट किया है। सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो कहाँ पर स्टार्ट किया भाई, बाराबंकी में स्टार्ट किया, ठीक है। बाराबंकी में स्टार्ट किया, याद कर लेना। आप इसको ऐसे भी एग्जांपल यूज कर सकते हो मेंस के आंसर में। क्या यूज कर सकते हो भाई, कि जो सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर स्टार्ट किया गया ना इसके द्वारा, इसका उद्देश्य पता है क्या है? इसका उद्देश्य है कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहा है। तो अगर कभी एग्रीकल्चर में प्रश्न आए, ये पॉइंट मेंशन करो। ये आपके GS पेपर का एक पूरा का पूरा पॉइंट ही, अगर मैं आपको सिलेबस का एक पॉइंट दिखाऊं तो सिलेबस में आप लोगों को एक पॉइंट दिया गया GS पेपर के अंतर्गत, ठीक है। वो कहता है उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, फूल की बात कर दिया। और वही तो यहाँ पर कह रहा है कि सुगंधित पौधा संस्थान, ठीक है, फूल, बागवानी और पौधा उत्पादन, ये आपके GS पेपर का पॉइंट नंबर 22 है एग्जैक्टली। तो अगर कभी आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आता है तो यहाँ जो प्रीलिम्स में आप फैक्ट पढ़ रहे हो ना, जो आप इंपॉर्टेंट डाटा देख रहे हो, उसका एप्लीकेशन आप लोगों को मेंस आंसर राइटिंग में करना रहता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है ना? मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, तो याद करने का तरीका यही रहेगा भाई। अगला देखो, कह रहा कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में पिरुल लाओ पैसा पाओ एक कैंपेन स्टार्ट किया। अब ये क्या है भाई, पिरुल लाओ पैसा पाओ, ठीक है। किसने स्टार्ट किया? तो उत्तराखंड सरकार ने स्टार्ट किया है। क्या? दरअसल जो पिरूल होता है ना, जो पाइन ट्रीज होती है उनके पत्तों को पिरूल कहा जाता है। तो अभी क्या हो रहा था कि जंगलों में जो आग लग रही थी, ठीक है, जो फॉरेस्ट फायर्स हो रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये था कि जो पिरूल थे, जो ये पाइन ट्री के जो पत्ते थे, सूख जा रहे थे और बहुत तेजी से आग पकड़ ले रहे थे। तो सरकार ने एक कैंपेन यहाँ पर स्टार्ट किया कि भाई तुम पिरूल का वो पत्ता लेकर के हमारे पास आओ इकट्ठा करके, हम तुमको उसके बदले यहाँ पर क्या करेंगे, पैसे देंगे। तो इस पिरूल लाओ पैसे पाओ के अंतर्गत राज्य में जंगल की आग को रोकने का सरकार ने यहाँ पे प्रयास किया हुआ है, टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर। और इसके साथ साथ किसानों को ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आय का अतिरिक्त अवसर भी दे रहे हैं। ये अपने में एक अच्छी बात है। अब समझो इसका प्रयोग कहां पर करोगे, मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। प्रयोग ऐसे करोगे भाई, अगर मानो कभी एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रश्न आता, आप ये बताओ कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कैंपेन स्टार्ट किया है, पिरूल लाओ पैसे पाओ। इसके अंतर्गत सरकार क्या कर रही है, पत्तों को इकट्ठा करा करके उनका प्रयोग भी कर रही है, प्लस किसानों की आय को भी बढ़ा रही है और फॉरेस्ट फायर भी कंट्रोल हो रहा है, ठीक है।
ऐसे प्रश्न का, ऐसी जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स होते हैं ना, इनका एप्लीकेशन आप लोगों को मेंस में करना रहता है। यही होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच। बार बार आप लोग टॉपर्स की मुझसे सुनते हो कि इंटीग्रेटेड तैयारी करो, इंटीग्रेटेड तैयारी यही और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक तरफ प्रीलिम्स की बुक, एक तरफ मेंस की बुक लेकर पढ़ना स्टार्ट करना, नहीं भाई, सिंपल इसी प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, ठीक है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर रहा है, एमपीआई की बात कर रहा है, ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात कर रहा है, कह रहा है इसके अकॉर्डिंग 2005, 6 और 2019-21 के बीच में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकले। भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकले, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझो कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, ठीक है। वैश्विक आयामी जो गरीबी सूचकांक जारी कौन करता है, ये जारी करता है आप लोगों का यूएनडीपी, और इसके साथ एक संस्थान और है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई। ये दो संस्थान मिलकर के ये एमपीआई मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर मैं एक पूछ रहा हूँ, होमवर्क में बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है इसके जांच में, मतलब ठीक है कि कितने प्रकार के इंडिकेटर, 3 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के 415 मिलियन लोग 2005-6 से 2019-21 के बीच में क्या हो गए हैं, इस क्षेत्र से बाहर हो गए, ठीक है, गरीबी से बाहर हो गए। ये पॉइंट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, गरीबी से यहाँ पर क्या हो गए, बाहर हो गए। अब देखो भाई HD3386, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है HD3386 ये क्या है, ठीक है। हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने HD3386 विकसित किया हुआ है। ये कौन से फसल की एक नई पौधा है, ठीक है, ये प्रश्न है। गेहूं का है भाई, याद कर लेना, हाई इल्ड वेराइटी है, ठीक है। तो HD3386 जनरली यूपीपीएससी से ऐसे क्वेश्चन पूछती रहती है, कभी संतरे का पूछ लेगी, कभी आंवले का पूछ लेगी, कभी आम का पूछ लेगी। तो याद रखना HD3386 एक गेहूं की एक नई फसल है जिसका अभी उत्पादन ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किया है, ठीक है। अब कह रहा है वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है, जो कि 31 मई को सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, उसकी थीम पूछ रहा है, उसकी थीम आप लोगों से पूछ रहा है। इस बार की थीम बहुत इंटरेस्टिंग थीम है भी। थीम यह है कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द टोबैको इंडस्ट्री, ठीक है, इंटरफेरेंस, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना इस बार की हमारी थीम। और सब समस्या पता है आप लोगों क्या है, समस्या ये है कि देखो हमारे इंडिया में तंबाकू का प्रयोग कितना खतरनाक है और कितनी बड़ी मतलब लॉबी है। हमने यहाँ पर कोई ऐसा हीरो नहीं छोड़ा, सबसे बड़े बड़े सुपरस्टार, 3-3 सुपरस्टार एक एड में आते हैं इसके तंबाकुओं के, ठीक है, एक एक एड में 3-3 बड़े बड़े सुपरस्टार यहाँ पर आते हैं। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और हमने यहाँ पर वो जेम्स बॉन्ड से ऐड करा दिया, हमने वो विदेशी क्रिकेट खिलाड़ियों से यहाँ पर ऐड करा दिया तंबाकू का। ये तो हमारे यहाँ पर हालत है, ठीक है, तंबाकू का इतना प्रयोग है। तो हमारी जो बार की थीम है, थीम यह है कि हम बच्चों को इस टोबैको इंडस्ट्री से क्या करें, बाहर निकालें, बचाएं, ठीक है। ये हमारे बार की थीम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है ईदा सीशा नोंगरोंग जो है अभी हाल ही में किसी राज्य की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट की गई, किस राज्य की, प्रश्न पूछ रहा है कि ईदा सीशा नोंगरोंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई है, ठीक है। ध्यान रखना, मेघालय जो कि एक मात्र सत्तात्मक राज्य है, वहां पर पहली बार किसी महिला डीजीपी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, तो ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में एमडीएच सुनते हो ना आप लोग, एवरेस्ट मसाले सच सच, नहीं, एमडीएच का एक अलग ऐड आता है, एवरेस्ट का एक अलग ऐड आता है, ठीक है। तो एमडीएच और एवरेस्ट इन मसालों को हांगकांग और सिंगापुर में बैन किया गया। कारण क्या है कि यहाँ पर कैंसर जनक पदार्थ एथिलीन ऑक्साइड इसके अंतर्गत पाया गया, ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड यहाँ पर पाया गया है, तो ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश के राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के जरिए वीजा छूट यहाँ पर प्रदान किया गया, ठीक है, वीजा छूट प्रदान किया, याद कर लेना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मालडोवा, ठीक है। जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मालडोवा याद रखना कि मालडोवा ने भी हाल ही में भारत से एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स पर वीजा फ्री कर रहा है, ठीक है, वीजा को वेवर कर रहा है, वीजा को छूट प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो मालडोवा का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना, यूरोपियन कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्री है, अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखो भाई, हाल ही में किस देश ने, यूक्रेन ने किया, यूक्रेन ने क्या किया कि वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेट नियुक्त किया। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेट नियुक्त किया किसने, यूक्रेन ने, ठीक है। क्यों नियुक्त किया, तो ये एक यहाँ पर काम किया इसने, वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रवक्ता, स्पोक पर्सन बनाया है इसने अपना, ठीक है, जो कि रशिया यूक्रेन वार के संदर्भ में इंफॉर्मेशन देगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है विक्टोरिया शी, क्या नाम है, विक्टोरिया शी। और लोग कहते हैं कि भाई इस वजह से हमारे देश में क्या हो रहा है, ठीक है,
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा रहा है, भाई जॉब खाएगा ही ना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके स्पोक पर्सन बना दिया किसी देश का ही, तो किसी देश के फॉरेन अफेयर्स का ये स्पोक पर्सन है विक्टोरिया शी। ठीक है, कितनी बड़ी बात है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये बता रखना भाई, विक्टोरिया शी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी हाल ही में क्या किया गया, केरल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का भी निर्माण किया गया किसी स्कूल के अंतर्गत ट्रायल के तौर पर। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान रख सकते हो आप लोग, एसए में, मेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना इंडिया का, तो पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल है, नाम ध्यान याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये आज का आप लोगों का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। ये हाल ही में बजरनी बेनेडिक्टसन खबरों में क्यों थे, बजरनी बेनेडिक्टसन खबरों में क्यों थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हाल ही में क्या हुआ कि आइसलैंड के ये प्रधानमंत्री बने, ठीक है। आइसलैंड के क्या हुए हैं, प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछती रहती है। देखो ये जो पूरा पेपर बनाया है, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों से, पूरा पेपर एकदम यूपीपीसीएस के पैटर्न पर हमने बनाया हुआ है। हमारे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहा कि हम उस पैटर्न को फॉलो करें जो आयोग करा रहा है अपना, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस दिखोगे ना, तो क्वेश्चंस में आपको स्टैंडर्ड वैसा ही दिखेगा। जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। इसका शॉर्ट नोट्स बना करके मेरे साथ शेयर करो। जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे, जो भी आप लोगों के इश्यूज होंगे, मैं उसको डिस्कस करता रहूंगा। जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ज्वाइन कर लो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। बिल्कुल लास्ट टाइम का वेट मत करा, ठीक है। 999 की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें कंप्लीट डिस्कशन दिया जा रहा है आप लोगों को, प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसके साथ यहाँ पर 10 फुल टेस्ट आप लोगों के शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों का 7 फुल टेस्ट है, 2 करंट अफेयर्स का टेस्ट है, एक आप लोगों का सीसेट का पेपर है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के शामिल है। कंप्लीट प्रिपरेशन है, एक हम लोग अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, एप्टीट्यूड डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लेना। स्क्रीन पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, वो वहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास का समाप्त करते हैं। जो हमारी अगली क्लास होगी वो आप लोगों को मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर बताना। चैनल के इस वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।